हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए हमने जो एंशिएंट की सीरीज शुरू करी है उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं संगम एज के बारे में। यानी कि अभी तक हमने इंडस वैली से पहले तो प्री हिस्ट्री के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ऋग्वैदिक पीरियड के बाद लेटर वैदिक पीरियड के बाद 16 महाजनपद के बाद प्री मौर्य मौर्य पोस्ट मौर्य और अब हम पढ़ेंगे संगम एज। तो मैंने ऐसे क्यों बताया, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं अगर उन्होंने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं तो द कॉन्सेप्ट है चैनल का नाम। चैनल पर जाइए और इन सभी वीडियोस को देखिए। राइट, इन वीडियोस में मैंने जो सवाल पूछे उन सवाल का मुझे जवाब दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। राइट, अपना फीडबैक, आपको सेशंस अच्छे लगे बुरे लगे या जैसा भी फील करते हैं। उसके अलावा अगर आप इन सभी सेशंस के पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है चौहान_सर_हिस्ट्री। यहाँ से आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएंगे। उसके अलावा अगर आप अपने डाउट्स मुझे डीएम करना चाहते हैं तो इंस्टा पर भी मुझे सेम हैंडल पर डीएम कर सकते हैं अपने डाउट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी लेकर आया है 4-in-1 ऑफर आपके लिए, जिसमें अगर आप 28 अप्रैल तक सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन यूपीएससी सीएससी का, उस पर आपको प्लस 3-4 महीने तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ आपको 10,000 की वर्थ का प्रिंटेड मटेरियल यूपीएससी सीएससी जीएस के लिए मिलता है। राइट, और अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लोन की सुविधा लेकर आया है। इस वीडियो के नीचे जो है वो आपको पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाके लोन के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप 10% डिस्काउंट चाहते हैं तो आप कोड यूज़ कीजिएगा मेरा चौहान_सर_हिस्ट्री। आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट और मुझे मिलेगा आपका सपोर्ट। ऑलराइट, जैसे कि मैंने कहा ना, ऑफर जो है वो 28 अप्रैल तक वैलिड है और 31 जुलाई 2022 तक जो है वो सब्सक्रिप्शन आपका वैलिड रहेगा। उसके अलावा आइकॉनिक प्लान्स में ऑब्वियसली फीचर्स ज़्यादा होते हैं। एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस काफ़ी अच्छा फीचर है, स्टडी मटेरियल वगैरह आपको मिलता है। 10% डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं तो कोड यूज़ करें चौहान_सर_हिस्ट्री। उसके अलावा टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, राइज, वर्ल्ड अफेयर्स, अनअकैडमी, पाथफाइंडर, और 1 साल के लिए 2 साल के लिए बैचेस, राइट, 2 ईयर बैचेस है, एनसीईआरटी बैचेस है। उसके अलावा स्कॉलरशिप टेस्ट है। इन सबको अवेल करने के लिए कोड यूज़ कीजिए चौहान_सर_हिस्ट्री। आप लोगों को मिलेगा डिस्काउंट और मुझे मिलेगा आप लोगों का सपोर्ट। तो आइए शुरू करते हैं, संगम एज के बारे में पढ़ते हैं आज हम। तो अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरे सेशंस तो आप जानते हैं कि ये जो हमारी प्रीलिम्स के लिए सीरीज चल रही है ना, और जिसमें हमारे मेंस के लिए कॉन्सेप्ट्स के बिल्कुल बेसिक में बना रहा हूं, आपको बना के दे रहा हूं। ठीक है, जिसमें प्रीलिम्स के लिए हम स्पेसिफिकली प्रोसेस ऑफ चेंज के क्वेश्चंस का ध्यान रखते हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के क्वेश्चंस का ध्यान रखते हैं, टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चंस का ध्यान रखते हैं, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन का ध्यान रखते हैं, साइट्स के क्वेश्चन का ध्यान रखते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो इन्हीं के अराउंड बन जाते हैं प्रीलिम्स के, है ना। जिनके एग्जाम्पल्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है 2020 से 1990 तक के क्वेश्चंस मैं आपको सभी करवाऊंगा ही, जिसमें अभी आज जो है वो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, आपको अपडेट मिल जाएगी। और कल जो है वो आपका सैटरडे को 3 सेशंस रहेंगे, जिसमें 2000 क्या बोलते हैं 10, 9 और 8 का पेपर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, उसमें जो सवाल पूछे गए थे। और आज इवनिंग में जो हम करेंगे उसमें 2011 का पेपर होगा। और अगर आप बाद में देख रहे हैं इन वीडियोस को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत बाद में पता चलेंगी मेरी वीडियोस के बारे में, है ना। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो लाइव क्लासेस नहीं ले सके तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और लाइव क्लासेस लेना शुरू करें वहां पर, क्योंकि वहां पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। और अगर आप मेंस के लिए तैयार कर रहे होंगे और जब मैं मेंस की सीरीज शुरू करूंगा तो वहां पर मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो आई होप अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो मेरे पढ़ाने की फिलॉसफी समझते हैं। कॉन्सेप्ट्स तैयार करने हैं हमें, फैक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने हैं, इंटरडिसिप्लिनरी और इंट्राडिसिप्लिनरी अप्रोच हमें यूज़ करनी है, प्रोसेस ऑफ चेंज को समझना है, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को नहीं छोड़ना। राइट, और देखिए संगम एज की बात चल रही है तो अब हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा पॉइंट्स पे आता हूं, और मैं पॉइंट्स के साथ साथ इन चीज़ों को भी आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है। पहला पॉइंट बोल रहा है द नियोलिथिक फेज ऑफ साउथ इंडिया वाज सक्सीडेड बाय मेगालिथिक कल्चर्स विच वाज फॉलोड बाय संगम एज। नॉर्दर्न इंडियन हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता है कि, या इन जनरल अगर पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमने किस तरह बांटा हुआ है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, एंशियंट, अर्ली मेडिवल, मेडिवल,
मॉडर्न और कंटेम्प्ररी, या मॉडर्न पोस्ट इंडिपेंडेंस और कंटेम्प्ररी तक आ जाएंगे, ठीक है। प्री हिस्ट्री कौन सा काल है इतिहास का, जिसमें हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो है लेकिन लिटरेरी सोर्सेज नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री कौन सा है, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी है, लिटरेरी सोर्सेज भी है, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पा रहे। एंशियंट हिस्ट्री हमारा, एंशियंट हिस्ट्री ऐसा काल है जिसमें हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एज वेल एज लिटरेरी सोर्सेज दोनों अवेलेबल है, और वहां से फिर हमारा अर्ली मेडिवल, मेडिवल, मॉडर्न शुरू हो जाता है, जो आप लोग जानते हैं, ठीक है। सो नॉर्थ इंडिया की जब हम बात करते हैं, या जो नदर्न पार्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, मेनलैंड है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वहां पर हमें क्लियर दिखता है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड चल रहा है, प्रोटो हिस्टोरिक चल रहा है, राइट। या हमने क्लियर देखा है कि नियोलिथिक के बाद कब जो है वो चाल्कोलिथिक में शिफ्ट हुआ, कब चाल्कोलिथिक के बाद ब्रॉन्ज एज आया, कब ब्रॉन्ज एज के बाद मेटल एज में एंटर किया, ठीक है, इंसान ने नॉर्दर्न पार्ट में। लेकिन फिर हमें अर्बनाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन और सेकंड अर्बनाइजेशन भी बिल्कुल क्लियरली विजिबल था, ठीक है। हमने देखा कि 16 महाजनपद के दौरान सेकंड अर्बनाइजेशन हमें क्लियरली विजिबल था, और उससे पहले ऋग्वैदिक से लेटर वैदिक में हमने पेस्टरल इकोनॉमी से एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होते हुए देखा। फिर लेटर वैदिक से 16 महाजनपद में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी धीरे धीरे सिटी डेवलपमेंट, सिटी ड्वेलिंग तक जो है वो डेवलप हुई, तो हमारे पास वहां पर क्लियरली विजिबल है। लेकिन जब हम साउथ इंडिया की हिस्ट्री पर आते हैं, तब हम पाते हैं कि प्री हिस्ट्री के बाद सीधा सीधा जो है वो सिटी ड्वेलिंग देखने को मिल जाती है, बीच के फेजेस हमें क्लियर नहीं है। यानी कि नियोलिथिक के बाद मेगालिथिक के बाद सीधा जो है वो संगम एज के एविडेंस मिलते हैं हमें, और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है संगम एज के, आगे डिस्कस करेंगे। तो नियोलिथिक और मेगालिथिक के तो आप बता ही सकते हैं, सिंस दिस नियोलिथिक एंड मेगालिथिक आर पार्ट ऑफ प्री हिस्ट्री, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज नहीं है। और संगम एज में हमारे पास लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल दोनों सोर्सेज हैं, और यहाँ पर डायरेक्ट अर्बनाइजेशन हो गया इधर साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया में फर्स्ट फेज अर्बनाइजेशन नहीं हुआ जैसा कि हड़प्पा में, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर फर्स्ट फेज अर्बनाइजेशन देखते हैं तो वो हड़प्पा में होता है। और अगर आप साउथ इंडिया को, मतलब इंडिया के 3 हिस्से कर देंगे आप, ठीक है, नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में हमें अर्बनाइजेशन सीधा संगम एज में देखने को मिलता है, ठीक है। सो हमें यहां पर फर्स्ट फेज और सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन जैसा देखने को नहीं मिलता, ऑलराइट। तो और टाइमलाइंस देखिए कैसे रखा है हमने, नियोलिथिक से मीजोलिथिक, सॉरी नॉट मीजोलिथिक बट मेगालिथिक जो है वो आपका 1200 BCE से 3rd सेंचुरी है ना, 3rd सेंचुरी BCE तक चल रहा है, और फिर 3rd सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी CE या AD तक जो है वो आपका संगम एज चलेगा। दैट मीन्स मेगालिथिक से डायरेक्ट संगम एज शुरू हो गया, और संगम एज में हमें सिटी डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जिसके हमें लिटरेरी एज वेल एज आर्कियोलॉजिकल एज वेल एज फॉरेन अकाउंट्स से भी एविडेंस मिलते हैं, ट्रेवलर्स के द्वारा या फॉरेनर्स के द्वारा भी इन सिटीज के बारे में जानकारी मिलती है। दैट मीन्स अर्बनाइजेशन हो गया, राइट। सो मेगालिथिक में विलेज डेवलपमेंट नियोलिथिक से ही है। सो साउथ इंडिया की हिस्ट्री को जब हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम वहां पाते हैं कि कोई ऐसे इंटरमीडिएटरी फेजेस नहीं रहे, जैसे नॉर्थ इंडिया में रहे ना, ऋग्वैदिक से लेटर वैदिक से 16 महाजनपद, वहां पर सीधा मेगालिथिक से संगम एज, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये पहला पॉइंट। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको डीपर सेंस में समझेंगे हम जब हम ऑप्शनल के लिए तैयारी करेंगे, या GS1 में भी जो है वो हमारे लिए ये पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेगालिथिक से, क्योंकि वहां पर क्या बोलते हैं, बरियल साइट्स पर जो है वो सवाल बन जाता है। ऑप्शनल के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द संगम एज रेफर्स टू द पीरियड इन अर्ली हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पोएम्स इन तमिल वर कंपोज्ड बाय नंबर ऑफ ऑथर्स। तो संगम का मतलब क्या है, संगम का अगर आप मतलब ट्रांसलेशन इंग्लिश में ढूंढेंगे तो उसका मतलब होता है कन्फ्लुएंस, ठीक है, जुड़ना, आकर मिलना। तो आकर कौन मिल रहे हैं, किनका कन्फ्लुएंस हो रहा है, तो लिटरेरी पोएट्स का कन्फ्लुएंस हो रहा है, जो कि तमिल भाषा के पोएट्स हैं उनका कन्फ्लुएंस हो रहा है, उनका संगम है। तो तमिल भाषा के पोएट्स का संगम हुए, उनके 3 संगम हुए, और उन 3 संगमों में उन्होंने कुछ लिटरेरी सोर्सेज, कुछ उन्होंने मतलब लिटरेरी वर्क किया, कुछ लिखा, उन्होंने पोएम्स को लिखा। उन पोएम्स के माध्यम से हमें इस पीरियड की हिस्ट्री का पता चल रहा है साउथ इंडिया की, 3rd सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी CE, या 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD आप कह सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं।
सो साउथ इंडिया में उस समय हमें क्या पता चला कि कौन कौन से किंगडम्स थे इन लिटरेरी सोर्सेज से। वैसे तो अन्य कई तरह के सोर्सेज आज हम देखेंगे, लेकिन इन लिटरेरी सोर्सेज से हमें क्या क्या पता चलता है कि कौन कौन से किंगडम है। तो चोल, पांड्या और चेरा, ये तीन जो है वो मुख्य किंगडम्स हैं। उसके अलावा छोटे छोटे जो है वो चीफ्टन्स हैं, ठीक है। इसमें आपने देखिए, आपको क्लियरली नजर आएगा, चेर, पांड्या और चोल जो है वो तीन मुख्य मंडल हैं या तीन मुख्य डायनेस्टीज हैं, और बाकी जो है वो छोटे छोटे चीफ्टन्स हैं, जैसे कि विनाड, कुतनाड, कुडनाड, ठीक है, करकनाड। उसके अलावा यहां पर जो है वो वाडियां हैं कई सारी, ठीक है, चोला की साइड वाडी और नाडू शब्द इस्तेमाल होता है। तो हमें पांड्या, चेर और चोल के बारे में पढ़ना है मुख्यतः, और बाकियों के बारे में भी हमें छोटे मोटे फैक्ट्स जो है वो ध्यान देने हैं। तो आपको पता है कि हमें क्या पढ़ना है बेसिकली, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, टर्मिनोलॉजी, साइट्स, प्रोसेस ऑफ चेंज, इन टाइप ऑफ क्वेश्चन पर हमारा खासा ध्यान रहेगा, ठीक है। सो ये मैप आपको पता होना चाहिए। और अगर आपने चोल वाला मेरा टॉपिक देखा है तो आप कह सकते हैं, देखिए प्रेजेंट डे केरला में आप जोड़ देंगे किसे, चेर को, और प्रेजेंट डे तमिलनाडु के दो हिस्से कर लो, ठीक है, तमिलनाडु के दो हिस्से कर लो, जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें चोल, सदर्न पार्ट में पांड्या, और जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है वहां पर पल्लव डेवलप होंगे, लेकिन वो बाद में होंगे। संगम काल में पल्लवों के बारे में कुछ खास जानकारी हमें नहीं मिलती है, मिलती है, खास नहीं मिलती। पल्लवों की स्ट्रेंथ हमें अर्ली मेडिवल हिस्ट्री में देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। द एज एक्सटेंडेड फ्रॉम 3rd century BC to 3rd century CE and constitute an important development of history of South India। क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, विलेज ड्वेलिंग से हमें कन्वर्जन पहले तो सिटीज में देखने को मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है विलेज से सिटीज में, क्योंकि सिटी डेवलप होती है तो हमें क्या देखने को मिलते हैं, ट्रेड गिल्ड्स डेवलप होते हुए नजर आते हैं, राइट। उसके अलावा हमारे पास स्टैंडिंग आर्मी, मिलिट्री ऑपरेशंस, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेवल एक्सरसाइजेज, नेवल एक्सपीडिशंस वगैरह देखने को मिलते हैं, नेवल ट्रेड देखने को मिलता है, क्योंकि हमें चोल की नेवी को हमें खास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है, राइट। तो खैर नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, हाउएवर देयर इज नो यूनैनिमिटी अमंग द स्कॉलर्स अबाउट द क्रोनोलॉजी ऑफ संगम एज। क्यों? क्योंकि ये क्या है, मोस्टली हिस्ट्री कहां से मिल रही है हमें, लिटरेरी सोर्स से, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। बहुत आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हमें पता चल रहा है केवल इतना कि हां ऐसा कुछ वहां पर मौजूद था, ठीक है, लेकिन ज्यादा जानकारी लिटरेरी सोर्सेज से मिल रही है। और लिटरेरी सोर्सेज आप जानते हैं कि पैट्रोनाइज्ड होते हैं, अगर पैट्रोनाइज्ड होते हैं तो बढ़ा चढ़ाकर ओवर एग्जेजरेशन वहां पर किया जाता है। दैट मीन्स चेर शासक, चोल शासक और पांड्या शासकों ने जिन भी तमिल लिटरेरी स्कॉलर्स को पैट्रोनाइज किया होगा, उनसे अपना इतिहास बढ़ा चढ़ाकर लिखवाया होगा, क्योंकि ये तीनों ही शक्तियां साउथ इंडिया में प्रोमिनेंस अपनी एस्टेब्लिश करना चाहती थी। तो ये तीनों ही शक्तियां आपस में लड़ती रही, तो इनके यशोगान में, इनके वॉर्स के बारे में, राइट, इनके शौर्य के बारे में जो है वो बढ़ चढ़कर लिटरेरी सोर्सेज में लिखा गया, जो कि हमें लगता है ओवर एग्जेजरेशन, लेकिन उनके बारे में एक थोड़ा सा जो है वो एक प्रैक्टिकल एविडेंस हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिलता है, लेकिन ज्यादा नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए हिस्टोरियंस कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि चेर शासक अपने आप को टॉप पे बताने में लगे रहते हैं, चोल अपने आप को बताता है कि हमने सबको जीता, पांड्या कहते हैं हमने सबको जीता। इससे जो है वो थोड़ा सा इतिहास में उथल पुथल है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कंस्ट्रक्ट करने की, एक लीनियर जो है वो हमें लाइन मिल जाए हिस्ट्री की, ठीक है, मतलब पॉलिटिकल इवेंट्स की। द टर्म संगम रेफर्स टू एन असेंबली और मीटिंग टुगेदर ऑफ तमिल पोएट्स, है ना। संगम का मतलब क्या है कि तमिल पोएट्स आकर मिले, उनका कॉन्फ्लुएंस हुआ, ठीक है। कितनी संगम है, 3 संगम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू तमिल लेजेंड्स 3 संगम्स अकेडमी ऑफ तमिल पोएट्स पॉपुलरली कॉल्ड मुछंगम। क्वेश्चन कौन सा आ गया, ये टर्मिनोलॉजी का, ठीक है। इन 3 संगम को क्या कहा जा रहा है, अदर वर्ड फॉर दिस इज मुछंगम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के बहुत सारे सवाल निकलेंगे आज, टर्मिनोलॉजी, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, बहुत सारे क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट है संगम, सवाल यहां से बन सकता है। वर कन्वीन्ड इन एंशिएंट तमिलनाडु, दीज संगम्स फ्लरिश्ड अंडर द रॉयल पैट्रोनेज ऑफ पांड्यज। अब यहां पर एक और फैक्चुअल नॉलेज आ गई आपके पास कि किन शासकों में से, चेर, चोल, पांड्या में से किन्होंने पैट्रोनाइज किया है, ठीक है, या किसके मतलब रॉयल पैट्रोनेज में ये हुई है, तो पांड्यों के।
ठीक है, ये भी हमें कहाँ से पता चल रहा है, ये भी हमें इन लिटरेरी वर्क से ही पता चल रहा है। सो 3 संगम है, देखिएगा। पहला है द फर्स्ट वॉज हेल्ड एट द देन मदुराई। मदुराई वॉज द एंशिएंट कैपिटल ऑफ पांड्याज। सो सबसे पहला जो है वो संगम कहाँ हुआ है, मदुराई में। देखिए बहुत सारे फैक्ट्स ना अवेलेबल हैं इनके बारे में, लेकिन हम केवल एग्जामिनेशन यूपीएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। इट इज बिलीव दैट इट वॉज अटेंडेड बाय गॉड्स एंड लेजेंडरी सेजेस। जो लेजेंडरी सेजेस कहे गए हैं, मतलब वैदिक टेक्स्ट में, जो गॉड्स को वैदिक टेक्स्ट में बताया गया है, विष्णु, ठीक है, उसके अलावा इंद्र वगैरह, ये सब, इन सब ने अटेंड किया, विश्वामित्र वगैरह, इन सब सेजेस ने अटेंड किया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो फर्स्ट संगम है उसका कोई लिटरेरी सोर्स अवेलेबल नहीं है। हाउएवर नो लिटरेरी वर्क ऑफ दिस संगम इज अवेलेबल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सवाल बन सकता है इस पर, कोड वाले सवाल बन जाते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट सही है या नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट सही है, इस तरह के सवाल के लिए ये बहुत अच्छी लाइन है। सो फर्स्ट संगम से हमारे पास लिटरेरी सोर्स नहीं है। सेकंड संगम की बात करें तो कहाँ हुआ वो, कपाडपुरम। अब कपाडपुरम कहाँ है, ये आपका मैप देख रहे हैं आप, कोरकाई और कन्याकुमारी के बीच में कहीं आप कपाडपुरम को रख सकते हैं, और ये बहुत पुराना एंशंट जो है वो पोर्ट सिटी है, ठीक है। इट वॉज अटेंडेड बाय सेवरल पोएट्स एंड अ लार्ज मास ऑफ लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस्ड इन दिस मीटिंग। सेकेंड पॉइंट आ गया। सेकेंड जो संगम हुआ इसमें क्या है, बहुत सारा लिखा गया लिटरेरी वर्क, लेकिन उसमें से केवल बहुत कम बचा है, और एक जो स्पेसिफिकली बचा है उसको माना गया है द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग लिटरेरी सोर्स फ्रॉम साउथ इंडिया इन तमिल लैंग्वेज, बट ऑल द लिटरेरी वर्क्स हैड पेरिश्ड एक्सेप्ट तोलकपियम। बहुत इंपॉर्टेंट, तोलकपियार ने लिखा। तोलकपियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री है हमारा, हमें संगम एज के बारे में तोलकपियम से पता चलता है। सेकंड संगम के बारे में हमें तोलकपियम से पता चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द थर्ड संगम एट मदुराई वॉज फाउंडेड बाय मुदाथी रुमरन, ठीक है। तो ये शासक हैं, पांड्या शासक मुदाथी रुमरन, इन्होंने थर्ड संगम को पैट्रोनेज दी। इट वॉज अटेंडेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पोएट्स हु प्रोड्यूस्ड अ वॉल्यूमिनस लिटरेचर बट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ हैव सर्वाइव्ड। तो पहले संगम से तो कुछ बचा नहीं, जो बचा वो थी श्रुतियां, है ना। दूसरे संगम से बचा तोलकपियम, तीसरे संगम से हमें काफी लिटरेरी वर्क बचता हुआ मिलता है, लेकिन उसका भी फ्रैक्शन बचा है ना, खराब हो गया है वो, ठीक है। अब देख उनका जिक्र आगे मैं करूंगा, उनका नाम आगे मैं मेंशन करूंगा, ठीक है। अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ संगम एज के सोर्सेज क्या है। सबसे पहला तो ये संगम लिटरेचर, जो कि सेकंड संगम से तोलकपियम मिला है, और थर्ड संगम से हमें काफी कुछ मिला है, उनका आगे नाम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा सोर्स ऑफ हिस्ट्री है अशोका के इंस्क्रिप्शन। अशोक की गिरनार मेजर रॉक एडिक्ट, सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट, ठीक है। मेजर रॉक एडिक्ट कहां पर है, गिरनार में है। वहां पर उसने दक्षिण भारत की स्टेट्स चोल, पांड्या, चेर, केरलापुट्टम इन सब का जिक्र किया है, ठीक है। दूसरा सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, लेकिन यहां से कुछ खासी जानकारी नहीं मिल रही ना, यहां से केवल उनके नाम पता चल रहे हैं कि वहां पर कि अशोक ने किन किन को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। तीसरा है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला। अब देखिए, अशोक ने तो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जीतने की ठानी थी, और अगर ये पेनिनजुलर पार्ट है, इधर चेल है, इधर चेर है, ठीक है, ये चेर है, पांड्या है, चोल है, ठीक है, इसके ऊपर आंध्र, और फिर यहां पर क्या है, उड़ीसा वाला रीजन, खारवेल, कलिंग वाला रीजन। तो ऑब्वियसली इनको जानकारी रही होगी, और इनफैक्ट कंपटीशन रहता होगा इनका चोलों से, राइट, और रहा भी है ऑब्वियसली। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो कि कहां पर है, ऑफ खारावेला, उदयगिरी, ठीक है, कलिंग में, वहां पर जानकारी मिलती है किसके बारे में, हमें संगमेश के बारे में। द एक्सकवेशन एट अरिकमेडू, पूमपुहार एंड कोडुमनाल एंड अदर प्लेसेस। सो ये क्या है, ये है अब तमिलनाडु के आर्कियोलॉजिकल साइट्स। देखिए, मैक्सिमम जानकारी हमें लिटरेरी सोर्स से मिल रही है संगम एज की, और संगम एज का टाइम जो है वो कॉन्फ्लिक्टेड है,
लेकिन जब हम अशोकन इंस्क्रिप्शन से जोड़ते हैं, जब हम हाथी गुम्फा से जोड़ते हैं, जब हम इन अरिकमेडु जो है वो पुडुचेरी के नज़दीक है, पुम्पुहार इंपॉर्टेंट जो है वो पोर्ट सिटी है, कुडुमनाल जो है वो एक और विलेज लेवल तक खत्म हो गया कुडुमनाल तो, लेकिन इन आर्कियोलॉजिकल साइट से हमें एविडेंस मिलता है। और फिर लास्ट ग्रीक ऑथर्स ने, फॉरेन ट्रेवलर्स ने जो लिखा, मेगास्थनीज ने, स्ट्राबो, प्लिनी, टॉलमी, इन्होंने जो जानकारी दी है पोर्ट सिटीज की, पोर्ट्स की, क्योंकि इनका ट्रेड रहता होगा ना, ग्रीक्स का पर्शियंस का ट्रेड रहता होगा साउथ इंडिया के साथ, तो इन्होंने जो पोर्ट सिटीज की जानकारी दी है वहां से हमने एस्टिमेट लगाया है कि 3rd सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी CE के बीच में कहीं हमारी संगम एज बैठती है। ठीक है, तो यहां से हमने हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया है। अब इनमें से देखिए ये सारे सोर्सेस, खास तौर पे नॉट ये सारे, लेकिन इन दोनों का तो हमें पता है, राइट। इनका मैं आगे आपको मैप में भी दिखाऊंगा और ये सोर्सेज का भी जिक्र आएगा। बाकी हमें लिटरेचर को तो पढ़ना ही है, संगम लिटरेचर का। ठीक है, आगे देखते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री देखते हैं। सो पॉलिटिकल हिस्ट्री किस किस की पढ़ेंगे हम? ये हमारा सदर्न पार्ट है, इधर होंगे चेर, इधर पांड्या और इसके ऊपर यहां पर चोल। तो चेरा, पांड्या और चोल, तो इन तीनों डायनेस्टीज के जो शासक हैं उनकी कोशिश ये रहेगी कि वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट उनके कंट्रोल में हो, ताकि बंगाल, साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार एज वेल एज श्रीलंका और इंडिया के अदर पार्ट्स के साथ, और दूसरी साइड, ठीक है, ये ईस्टर्न ट्रेड है, ईस्टर्न ट्रेड और वेस्टर्न ट्रेड दोनों इनके कंट्रोल में हो। ठीक है, और आपस में ईगो कॉम्प्लेक्स तो रहेगा कि कौन सुपर ओवर पावर करेगा। ये हमें सारा कहां से पता चल रहा है? ये हमें इन लिटरेरी सोर्सेज से पता चल रहा है, संगम लिटरेचर से, राइट। द तमिल कंट्री वाज रूल्ड बाय 3 डायनेस्टीज, नेमली चेरा, चोल एंड पांड्या। समझ गए आप? ड्यूरिंग द संगम एज, अशोका मेंशंस द 3 किंगडम्स इन मेजर रॉक एडिक्ट सेकंड, मैंने आपको बताया गिरनार का मेजर रॉक एडिक्ट। उसके अलावा हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला आल्सो प्रोवाइड्स रेफरेंस टू द किंगडम्स ऑफ तमिल कंट्री। ये भी एक अनदर सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। ठीक है, ये अगेन मैप है, आप इंपॉर्टेंट सिटीज देख लीजिए, मदुराई, उरायूर, तंजावुर। ठीक है, कावेरी नदी के अराउंड जो है वो चोल बसे हैं, पेरियार नदी के अराउंड जो है वो चेर बसे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। However, the Sangam literature is the major source of information about the southern kingdoms. बहुत इंपॉर्टेंट, संगम लिटरेचर से हमें मैक्सिमम जानकारी मिल रही है, लेकिन हम जानते हैं, हमें पता है, जब हम पढ़ते हैं उन लिटरेचर को तो इतिहासकार जानते हैं कि ओवर एग्जैजरेशन है, तो एक्चुअलिटी, रियलिटी के लिए हमें अदर सोर्सेस पर ध्यान देना पड़ता है, वहां पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस काम आते हैं, राइट। There were frequent conflicts among the 3 polities which gave larger scope to the Sangam poets to compose poems on war. वॉर पर बढ़ चढ़कर लिखा है, वॉरियर्स पर बढ़ चढ़कर लिखा है, इनफैक्ट इनके देवता, ठीक है, तमिल एक बहुत इंपॉर्टेंट देवता है वॉर के, और मतलब गांव गांव में उनको पूजा जाता है, उनका नाम है मुरुगन। ठीक है, मुरुगन जो है वो वॉर के देवता हैं। सिमिलरली नॉर्दर्न इंडिया में उनको कार्तिकेय के नाम से पूजा जाता है, और अगर कोई मेरा हिमाचल का भाई देख रहा है वीडियो ये, ठीक है, तो वो जानते हैं, और अगर कोई मेरी ट्राइब से है, मेरी कोई गद्दी ट्राइब से, तो वो जानते हैं कि हमारे यहाँ भी केलोंग नाम से एक देवता को पूजा जाता है, वो भी वॉर के देवता हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर भी मुरुगन, और समझ रहे, मैं नॉर्थ इंडिया से जोड़ रहा हूँ इनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को। तो वॉर को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पोएट्स ने लिखा है, क्यों? क्योंकि शासकों ने पोएट्स को पैट्रोनाइज किया होगा, अपने कोर्ट में बिठाया होगा, और अपने एक्सपीडिशंस के लिए बढ़ा चढ़ाकर लिखने के लिए बोला होगा, क्योंकि पैसे तो अल्टीमेटली शासक से ही मिल रहे होंगे पोएट्स को, राइट। ईच ऑफ द संगम डायनेस्टीज हैड अ रॉयल एम्बलम। अब संगम डायनेस्टी का रॉयल एम्बलम ध्यान रखने हैं आपको, कार्प फॉर पांड्यास, कार्प एक मछली है, पांड्यास के लिए कार्प। उसके अलावा टाइगर फॉर चोलाज एंड बो फॉर चेर, चेरों का बो एक धनुष, टाइगर चोलों का, और कार्प जो है वो पांड्या का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल है, ये आपने पहले कई बार पढ़ा भी हुआ है। ठीक है, बात करते हैं चेरों की, चेरों की पॉलिटिकल हिस्ट्री, दैट मींस चेरों के इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में देखेंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की आगे बात करेंगे। आज हम संगम एडमिनिस्ट्रेशन, संगम लिटरेचर, संगम पॉलिटी, संगम सोसाइटी, वुमेन का स्टेटस, इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि वही हमारे 6 खिलाड़ी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री,
इकोनॉमिक हिस्ट्री, रिलीजियस हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री। ये हमारे 6 जो खिलाड़ी हैं इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। इनके लिए मुझे कुछ नाम बनाना चाहिए, मैं नाम बनाकर जो है वो मतलब व्यर्थ नहीं करना चाहता कॉन्सेप्ट को, मैं नहीं चाहता कि इस तरह की ट्रिक्स का मैं यूज करूं, ठीक है। द चेराज रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ मॉडर्न केरला एंड तमिलनाडु विद देयर कैपिटल एट वंजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेणी और वंजी को आपको कंफ्यूज नहीं करना है। वेणी जो है वो तंजावुर के नजदीक एक इंपॉर्टेंट शहर था जहां पर बैटल भी हुई, बैटल ऑफ वेणी भी ध्यान रहेगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो देखिए पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो चेर शासक हैं ये उलझे रहे होंगे चोल और पांड्यों से लड़ने में, ठीक है। तो इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये बैटल्स का जिक्र आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो इनकी कैपिटल कहाँ है, वंजी, और केरला वाले रीजन में इन्होंने शासन किया, थोड़ा सा तमिलनाडु तक एक्सटेंडेड रहा होगा इनका शासन, ठीक है। रिवर टू रिवर मूव करते हैं ये। द हिस्ट्री ऑफ चेरा वॉज मार्क्ड बाय अ कंटिन्यूअस फाइट विद चोल एंड पांड्यास, ऑब्वियसली, ठीक है। द पुगलूर इंस्क्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट साउथ इंडिया सेंचुरी सीई रेफर्स टू 3 जनरेशन ऑफ चेरा रूलर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, पुगलूर इंस्क्रिप्शन अनदर सोर्स ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। पुगलूर इंस्क्रिप्शन साउथ इंडिया में हमें बताता है कि चेरों के 3 शासकों के बारे में, 3 जनरेशंस के बारे में बताता है। अब इस इंस्क्रिप्शन के क्लेम को एक लिटरेरी सोर्स जो है वो बैक करता हुआ मिलता है हमें। वो देखिए ये चेर किंगडम है, थोड़ा सा तमिलनाडु तक फैला हुआ है ना, जिसका नाम है पडीरूपट्टू। सो पडीरूपट्टू क्या कहता है कि 3 चेर शासक थे। और सिमिलरली जो हमें लिटरेरी सोर्स मिला है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो मिला है, नॉट लिटरेरी, ये जो आर्कियोलॉजिकल इंस्क्रिप्शन मिला है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है, ये भी 3 जनरेशन के बारे में बात करता है। तो यहां पर हमारा बिंगो हो गया, राइट। ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन चेरा किंग्स। उन 3 चेरा शासकों का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखने हैं, जिसमें से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंगुतुवम से रिलेटेड जो है वो सवाल बन सकता है, ठीक है। सबसे पहला है पेरुम सोरा उद्यान चेरलथन, दूसरा है माया वर्बम नेदुम चेरलथम, और तीसरा है चेरन सेंगुतुवन वर द फेमस रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी। ये 3 शासक हैं, जिसमें से थर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड वाला जो सेंगुतुवम है इससे और कई सारे पॉइंट जुड़ जाते हैं, ठीक है। चेरन सेंगुतुवम, ये सेंगुतुवम चेरा के नाम से लिखा होता है कई बार, ठीक है। who belonged to 2nd century CE was the greatest चेरा किंग। क्यों कहा गया ऐसे ग्रेटेस्ट चेरा किंग, और 2nd century CE AD में आ गए, है ना। दैट मीन्स नॉर्थ इंडिया में क्या है, नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से उठा पटक मची हुई है। इंडो ग्रीक्स अंदर आ चुके हैं बहुत पहले, ठीक है। उनके पीछे सिंथियंस आए, उनके पीछे कुषाण आए, पार्थियंस एंटर कर चुके हैं, ठीक है। धीरे धीरे मगध में गुप्ता डेवलप होने वाले हैं अभी कुछ टाइम में। नॉर्थ इंडिया में उठल पटल है, और नीचे जो है वो चेरन सेंगुतुवन जो है वो शक्ति में है 2nd सेंचुरी BC में। और उनके यंगर ब्रदर इलांगो अदिगल जो कि एक जैन है, ठीक है, इन्होंने जैनिज्म को पैट्रोनाइज किया है। तो यहां से हमें यह भी पता चलता है इनकी रिलीजियस पॉलिसीज का, चेरों की। एंड नॉट जस्ट चेर, चेर, चोल और पांड्या तीनों ने मोस्टली इन्होंने ब्राह्मणिज्म को पैट्रोनाइज किया, लेकिन दैट डजंट मीन कि बुद्धिज्म और जैनिज्म को ये भूल गए, क्योंकि काफी बड़ी पॉपुलेशन बुद्धिस्ट और जैनिस्ट भी है। ये हमें पता चलता है कि चेर रॉयल फैमिली में एक प्रिंस जो है वो जैनिज्म को पैट्रोनाइज करता है और एक जैन लिटरेचर लिखता है। अगर जैनिज्म को पैट्रोनाइज करता है तो फिर जैन लोगों ने कहा कि हमारा लिटरेचर है, ये ब्राह्मणों का लिटरेचर नहीं है। द ऑथर ऑफ शीलापतिकरम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। शीलापतिकरम किसने लिखी है, इलांगो अदिगल, ब्रदर ऑफ सेंगुतुवन, ठीक है। अब इस शीलापतिकरम में लिखा क्या है, बेसिकली एक मतलब एक कपल की ट्रेजिक लव स्टोरी है जो कि खत्म होती है मदुराई के जलने से, राइट। आगे बताऊंगा। सेंगुतुवम इज नोन फॉर हिज एक्सपीडिशन टू द हिमालयस। अब सेंगुतुवम को ग्रेटेस्ट रूलर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो हिमालयस तक जीत कर आया। ये कहा गया है कि गंगा को पार करके उसने गंगा के पार कई शासकों को हराया, कई नॉर्दर्न इंडिया के मोनार्क्स को हराया।
लेकिन ये हाईली अनलाइकली है। अगर उसने ऐसा कुछ मतलब रिमोटली भी किया होता, अगर उसने विंध्या को भी पार किया होता ना, मालवा में भी अगर वो आया होता, तो कुछ ना कुछ तो हमें लिटरेरी सोर्स मिल ही जाता। क्योंकि अगर वो किसी बुद्धिस्ट राज्य को हराता, यानी ऐसा राज्य जिनके शासक ने बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज किया है, तो वैदिक ब्राह्मणिज्म कुछ लिख देता उसके बारे में, राइट। अगर वो ऐसे राज्य को हराता जिन्होंने वैदिक ब्राह्मणिज्म को पेट्रोनाइज किया है, तो बुद्धिस्ट और जैन उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख देते। तो दैट मीन्स सेंगुतुवम के एक्सपीडिशन, नदन एक्सपीडिशन के बारे में नॉर्थ इंडिया से हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता है, तो कंक्लूजन यही निकाला जा सकता है कि दिस वाज एन ओवर एग्जेजरेशन। He is believed to have crossed the Ganges and defeated many North Indian monarchs, which might be an exaggeration. ठीक है। Sengutuvan introduced Patani cult or worship of Kanagi as ideal wife in Tamil Nadu. अब ये कनागी और कोलवम की स्टोरी हमें ध्यान रखनी है। ये कनागी और कोलवन की स्टोरी ही है शिलापतिकरम में। शिलापतिकरम जो किताब है, इसमें एक हस्बैंड है कोलोवन और उसकी वाइफ है कनागी। अब कोलोवन जो है वो किसी एक कोर्ट में कोई डांस करती है, उस लड़की के चक्करों में आ गया और उससे जो है वो उसकी वाइफ भड़क गई, और ये जो मतलब फैमिली डिस्प्यूट है ये पांड्या शासक की कोर्ट तक पहुंच गया, और पांड्या शासक ने कनागी के हस्बैंड को एग्जीक्यूट करवा दिया। अब कनागी इससे भड़क गई कि हमारे पर्सनल मैटर में तुमने मेरे हस्बैंड को एग्जीक्यूट करा दिया। मतलब मोटी मोटी स्टोरी इस तरह की है, ठीक है, डिटेल्स बहुत ज्यादा है अंदर। भड़क गई कनागी और गुस्से में आकर उन्होंने पूरे मदुराई शहर में आग लगा दी, ठीक है, और देवी का रूप धारण कर लिया। और कनागी को फिर उसके बाद श्रीलंका में आज भी देवी के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। और यहां से ये इस कहानी को लिखा किसने? शिलापतिकरम ने। और फिर इधर से जो कि कौन है, मतलब जो कि किसने लिखी है? इलांगो अदिगल ने, जो कि सेंगुतुवन के भाई हैं। और सेंगुतुवन ने यहां पर पत्नी कल्ट शुरू कर दिया, यानी वर्शिप ऑफ कनागी शुरू कर दी, कि कनागी जो है वो एक बहुत मोस्ट पावरफुल फीमेल है, और फीमेल होनी चाहिए ऐसी ही, ठीक है, मतलब वाइफ होनी चाहिए ऐसी। द स्टोन फॉर मेकिंग द आइडल ऑफ कनागी वॉज बॉट बाय हिम आफ्टर हिज हिमालयन एक्सपीडिशन। अब यहां पर बोला गया है कि जो मूर्ति कनागी की बनाई गई वो हिमालय से लाई गई, हिमालयन एक्सपीडिशन से लाई गई, जो कि हाईली अनलाइकली है। द consecration ceremony was attended by many princes including गजभागु सेकंड फ्रॉम श्रीलंका। अब यहां से मैंने आपको कहा ना श्रीलंका का कनेक्शन क्या है, कि श्रीलंका जो सेलोन लोग हैं वो पूजा करते हैं कनागी की, उनको अपनी कुलदेवी मानते हैं, ठीक है, कुछ कुछ वहां पर कुल है उनको कुलदेवी मानते हैं। सेंगुतुवम was succeeded by पेरुंजराल अदान who was contemporary of the great Chola king कारिकल। अब इस साइड चेरो में ग्रेट किंग कौन है? सेंगुतुवन। चोलो में ग्रेट को किंग कौन है इस समय का? करिकला। करिकला का मतलब क्या होता है? जो कि एक पैर जिसका खराब हो, ठीक है, मतलब एक पैर से लंगड़ा हो जो। तो करिकला का कंटेम्पररी किसको बताया है? पेरुंजराल अदान, जो कि सेंगुतुवन का सक्सेसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर रोक के रखिए, जब चोलो के बारे में बताऊंगा तो कहानी जुड़ जाएगी। किसकी? इसकी पेरुंजराल अदान और करिकल की, क्योंकि करिकल के बारे में भी यही कहा गया है कि ये भी हिमालय जीत कर आया है ना। हिमालय मतलब नॉर्थ इंडिया में इसने भी एक्सपीडिशन किया और कई नॉर्थ इंडिया के आर्य शासकों को हरा कर आया ये, ठीक है। द चेरा पावर डिक्लाइंड आफ्टर 2nd century BCE. The Chera are known for their liberal patronage to Tamil poets and the promotion of trade with the Romans. तो चेरों का ट्रेड रोमन्स के साथ रहेगा। इसका एग्जांपल आगे आपको दिखाऊंगा, चेरा पोर्ट सिटीज के बारे में, पोर्ट सिटीज दिखाऊंगा चेरों की, राइट। द चेरा हैड मेनी पोर्ट्स अलोंग विद वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया सच एज टोंडी एंड मुजिरी। ध्यान रखेंगे ये टोंडी और मुजिरी नाम ध्यान रखेंगे, आगे मैप दिखाऊंगा वहां पर फिर से जिक्र आएगा इनका। टोंडी और मुजिरी आर 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज। ये साइट का सवाल है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है यूपीएससी साइट पर, ठीक है, घुमा फिरा कर पूछता है। 3-4 साइट्स का नाम बता देगा, 3-4 शब्द लिख देगा, बोलेगा ये है क्या, इतना बोल देगा ये है क्या, ये भी नहीं बताएगा कि ट्रेडिंग साइट है। जैसे वो चोल वाला क्वेश्चन आया था, राइट, चोल वॉज अ पोर्ट वेस्टर्न घाट में, कोंकण वाले पार्ट, मतलब आप ये मान के चलें कि दिखाऊंगा आगे मैप में वो भी है। मुजिर, एक सेकंड में आपको दिखाई देता हूं, अगर यहां पर जूम आउट हो ही गया तो ये
ये देखिए इस मैप में ये आपको मुजिर नजर आएगा और ये आपको टोंडी नजर आएगा और ये आपका चाउल है। ठीक है, जूम करके दिखाता हूं मैं आपको। ये पेरिप्लस ने बताया है कि इस तरह के जो हैं वो पोर्ट सिटीज वेस्टर्न घाट में थे। तो ये आपको चाउल नजर आ रहा है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा गया था। उसके अलावा और ये मैंने कहाँ बताया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जो मैं करवा रहा हूँ स्पेशल क्लास में, वहां पर बताया था मैंने इनके बारे में। ठीक है, आज ये फिर से आ गया। ये देखिए चेरो के पोर्ट्स हैं, टुंडीज और मुजीज आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड में जरा ये मिटा दूं ताकि आपको, हाँ अब देखिए दिख रहे हैं आपको टिंडीज और मुजिरीज। उसके अलावा नेशिंडा, ये सब केप कुमारी, ठीक है कन्याकुमारी है ये। कोरकाई जो है वो कोलची। उसके अलावा कलापतन, उरायूर, उरायूर से जुड़ता है फिर पोर्ट, राइट। पौंडीचेरी, सोपात्मा, गैंजीस से जो है वो पोर्ट मिल रहे हैं। तो ये किसने लिखा है, ये पेरीप्लस में लिखा है इंडिया के पोर्ट्स के बारे में। मतलब इसने पेरीप्लस ने जो सिल्क रूट है ना, जो मैरी टाइम सिल्क रूट है, उसके इंपॉर्टेंट सी रूट्स के बारे में बताया, सी पोर्ट्स के बारे में बताया। तो ये मैप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, यहां पर देखिए आप अफ्रीका से लेकर लाल सागर के, पर्शियन गल्फ के और इंडिया के पोर्ट्स तो दिख रहा है। और इंडिया में देखिए ज्यादा पोर्ट्स हैं। ठीक है, ऑल राइट। कहां थे हम बहुत ऊपर थे, अभी पहुंचेंगे वहां तक। वो इकोनॉमी वाले हिस्से में मैंने दिया हुआ है वो मैप। ठीक है, मुजिरीज इन पर्टिकुलर वाज द सेंटर ऑफ इंडो रोमन ट्रेड। इंडो रोमन ट्रेड का चेयर सेंटर क्या है, मुजिरीस। बहुत इंपॉर्टेंट साइट का क्वेश्चन, टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन भी ऊपर आ गए। ठीक है, तो ध्यान रखने इन्हीं क्वेश्चंस को बनाता है यूपीएससी। बात करते हैं चोलों की। द चोल किंगडम ऑफ संगम पीरियड एक्सटेंडेड फ्रॉम मॉडर्न त्रिची डिस्ट्रिक्ट टू सदर्न आंध्र प्रदेश। तो आप लोगों ने देखा ही है। ठीक है, मदुराई से ऊपर, एक सेकंड में मैप में दिखाई देता हूं आपको। ठीक है, यहां से चोल चोल शुरू होते हैं आपके। ठीक है, इधर से लेकर सदर्न सदर्न आंध्र प्रदेश तक इतना रीजन जो है वो चोलों के कंट्रोल में रहता है। ठीक है, देयर कैपिटल वाज फर्स्ट लोकेटेड एट उरायूर, फेमस फॉर कॉटन ट्रेड। उरायूर किसके लिए है, कॉटन ट्रेड के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा ये सवाल बनता है। एंड देन शिफ्टेड टू पुहार। पुहार इज अगेन एन इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट टू फॉर संगम एज। ठीक है, इट्स अ कोस्टल टाउन। पुहार जो है वो एक कोस्ट सिटी है, पोर्ट सिटी है। ठीक है, सो ये देखिए ये हाइट है चोलों की, और ये 9th सेंचुरी वाला है ना, ये 9th सेंचुरी वाला मैप है एक्चुअली चोलों का, चोलों की टेरिटरी। जो हम संगम वाली पढ़ रहे हैं वो केवल इतनी है। ठीक है, और संगम लिटरेचर क्या कहता है कि इन्होंने कभी चेरो और पांड्यों को भी कंट्रोल में किया, दैट मीन्स ये पूरा हिस्सा इन्होंने कंट्रोल में किया। लेकिन ये 9th सेंचुरी वाला है। ठीक है, जिसमें हमें वो प्रतंका और फिर वो सारे शासक देखने को मिलते हैं जिन्होंने राजा राजा राजेंद्र वगैरह जिन्होंने ऊपर तक कंट्रोल किया। ठीक है, ये उनका मैप है, राइट, ये उनका मैप है राजा राजा और राजेंद्र वाला। ये भी आपको पता होना चाहिए, मैंने करवा दिया एक्चुअली चोल वाला, इंपीरियल चोला टॉपिक। बच्चे कह रहे थे कि सर पीडीएफ डाल दो इंपीरियल चोला की, डाल दी है, ढूंढो उसमें, मिल ऊपर स्क्रॉल करो मिल जाएगी आपको, डाली हुई इंपीरियल चोला की मैंने। इट इज बिलीव दैट इन द मिडल ऑफ 2nd century BC अ चोल किंग नेम एलारा कॉन्कर्ड श्रीलंका एंड रूल्ड ओवर इट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एलारा नाम का एक चोल शासक ने श्रीलंका को कंट्रोल किया। संगम एज में सवाल बनता है। ठीक है, अब यहां पर संगम एज और 9th सेंचुरी या 10th सेंचुरी के भी क्या आ जाते हैं, चोल शासकों कंपैरिजन आ जाता है कि वहां पर किसने। तो आप मुझे बताएंगे कि 9th सेंचुरी के बाद किस चोल शासक ने कंट्रोल किया श्रीलंका को। ठीक है, हाउएवर अ क्लियर हिस्ट्री ऑफ चोल बिगिंस इन 2nd century CE विद द फेमस किंग एंड अ ग्रेट वॉरियर करिकला। बहुत इंपॉर्टेंट। सो मोस्ट फेमस चोल शासक कौन है, करिकला। करिकला मीन्स द मैन विद चार्ड लेग। पत्नी पलाई पोर्ट्रेज हिज अर्ली लाइफ एंड हिज मिलिट्री नाउ अगेन पत्नी पलाई क्या है, एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इट्स अ तमिल भाषा में पोएम्स का एक, मतलब एक किताब है, एक पोएम्स लिखी हुई है इसमें पूरी, और पोएम्स के माध्यम से करिकलाई के एक्सप्लॉइट्स के बारे में, उसके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में जानकारी दी है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर करिकलाई। करिकला क्या निकल कर आता है आपका, पत्नी पलाई। ठीक है,
ही वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ पेरुंजराल अदान, अगेन पेरुंजराल जो है वो सेंगुतुवन का सक्सेसर है। द चेर किंग हुम ही डिफीटेड, देख रहे हैं आप, चोल शासक ने चेरों को हराया, पेरुंजलाल अदान को हराया। ये हमें कहां से पता चल रहा है? पत्नी पलाय से ऑब्वियसली। इन द बैटल ऑफ वेणी, यहां मैं कह रहा था, ठीक है, इधर कहानी जुड़ जाएगी। बैटल ऑफ वेणी में ही डिफीटेड द माइटी कन्फेडरेसी कंसिस्टिंग चेर पांड्यान 11 माइनर चीफ्टन्स। अब ये है हमारी पूरी कहानी। जब हम पांड्यों का इतिहास पढ़ेंगे ना, पांड्यों की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा होगा कि चेर और चोलों ने मिलकर पांड्यों पर अटैक किया और पांड्यों ने उन्हें हरा दिया। कभी यह जिक्र नहीं आएगा कि पांड्य हार गए, ठीक है। सिमिलरली चोलों के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहां पर लिखा आ रहा है कि पांडे और चेरों ने मिलकर चोलों पर अटैक किया और चोलों ने उन्हें हरा दिया। वेणी कहां है? तंजावुर के नजदीक है, ठीक है। द इवेंट इज मेंशन्ड इन मैनी संगम पोएम्स। वही परंदलाई was another important battle fought by him in which 9 enemy chieftains submitted before him. So battle of वेणी और वही परमदलाई दो इंपॉर्टेंट बैटल्स है fought by चोल किंग, कौन सा? करिकल, ठीक है। Karikals military achievements made him the overlord of whole Tamil country. He founded पुहार, बहुत इंपॉर्टेंट, पुहार किसने फाउंड करी है? करिकल ने, ठीक है। Which was a great center of trade and commerce. The Chola maintained an efficient navy, as we know. Trade and commerce flourished during his reign and period. He was responsible for reclamation of forest lands and bought, सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इकोनॉमी कैसे डेवलप करी उसने। जंगल कटवाए, एग्रीकल्चर बढ़ाया, वहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा आया, उसको ट्रेड और कॉमर्स में इन्वेस्ट किया, तो धीरे धीरे इकोनॉमी रिवाइव हुई उसकी, ठीक है। ही ऑल्सो बिल्ट, अब ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि किस चोल शासक ने कावेरी नदी पर डैम बनाए, क्योंकि पेरिनियल रिवर नहीं है ये, है ना, ये बारिश होती है तभी इनमें पानी होता है ज़्यादा। सो दैट मीन्स यहाँ पर टैंक्स बनाकर इरीगेशन करने पड़ते होंगे, ठीक है, या रिजर्वायर बनाकर इरिगेशन करना पड़ता होगा। तो इस तरह का एक डैम, कलनाई डैम जो है वो अक्रॉस द रिवर कावेरी एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड मैनी इरिगेशन टैंक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है करिकल के लिए, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। द चोला पावर डिक्लाइंड रैपिडली अंडर करिकल सक्सेसर। करिकल सक्सेसर के बाद फिर पांड्यों ने उनको ओवर पावर कर दिया। द एल्डर सन ऑफ करिकल रूल्ड फ्रॉम उरायूर वाइल यंगर वन फ्रॉम पुहार, ठीक है। दो कैपिटल्स हैं, यहां से हमें पता चलता है दो कैपिटल हैं, ध्यान रखेंगे आप, उरायूर और पुहार। अभी आपको तंजावुर का जिक्र नहीं मिलेगा, वो तो मैं बता रहा था आपको कि वेणी प्रेजेंट डे तंजावुर के नजदीक है वेणी। तंजावुर डेवलप नहीं हुआ है अभी, ठीक है, तंजावुर बाद में डेवलप होगी, 9th सेंचुरी के बाद तंजावुर डेवलप होगी। द लास्ट ग्रेट चोला रूलर आफ्टर करिकला वॉज नेदुंजेलियन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब who was ultimately killed in battle? The Cheras and Pandyas extended at the cost of चोल, और चेरों और पांड्यों ने जो है वो चोलों का एम्पायर घेर लिया, ठीक है। पांड्यों की बात करते हैं। सो अंतिम शासक ध्यान रखेंगे आप, नेदुंजेलियन, और कराईकल जो है वो क्या है? ग्रेटेस्ट शासक है किसका? चोलों का। और चेरों का कौन आ रहा है आपका? सेंगुतुवन, ठीक है। सेंगुतुवन के भाई ने क्या लिखी है किताब, ठीक है, जिसका जिक्र आगे फिर से आएगा। तो ये पॉलिटिकल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स बनते जा रहे हैं यहां से, ठीक है। आगे देखिए, पांड्य की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखते हैं। पांड्याज रूल्ड ओवर द प्रेजेंट डे सदर्न तमिलनाडु विद देयर कैपिटल एट मदुराई। सो पांड्यों की कैपिटल जो है वो मदुराई, चेरों की वंजी, और चोलों की पहले उरायूर और फिर पुहार। द पांड्याज आर फेमस फॉर पेट्रोनाइजिंग द पोएट्स एंड स्कॉलर्स फॉर तमिल संगम्स, ठीक है। सो तमिल संगम तीनों कहां हुए हैं? पांड्य के रीजन में। द अर्लीस्ट किंग्स ऑफ पांड्यन डायनेस्टी वर, अब अर्लीस्ट किंग देखिए कौन कौन से हैं? नेदियोन, पल्यागसलाई, मुदुकुदुमी, पेरुवलुधी या मुदाती रुमरन। अब इन शासकों के नाम आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। हो सकता है कि एक लिस्ट में पूछ लिए जाए और पूछ लिए जाए किस एम्पायर के शासक हैं या किस डायनेस्टी के शासक हैं, लेकिन वो हाईली अनलाइकली है। उतना डीप में ये सवाल जो है वो मान लीजिए आप पूछा जा सकता है कि अगर कोई तमिलनाडु सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो तमिलनाडु राज्य के लिए तैयारी कर रहे हैं या केरला वगैरह के लिए, तो वहां पर ये शासक पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री तक वैलिड है, राइट। सो पांड्यों का एक्सटेंट देखिए, जब पांड्यों ने एक्सटेंट किया, चोलों का एम्पायर जो है वो एब्जॉर्ब किया, तो इतने रीजन तक पांड्य फैल गए, ठीक है। ये पांड्यों का जो है वो एक्सटेंट है। देयर वर
टू नेदुनचेलियंस, बहुत इंपॉर्टेंट शासकों की बात चल रही है पांड्यों की, तो दो नेदुनचेलियन शासक आते हैं पांड्यों के, नेदुनचेलियन फर्स्ट और नेदुनचेलियन सेकंड, ठीक है। द फर्स्ट वन वाज नोन एज आर्यपदाई कदंथा नेदुनचेलियन, ठीक है, जिसने द वन हु वॉन विक्ट्रीज ओवर आर्यन फोर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसने आर्यंस को हराया, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, लेकिन इतनी सीरियस डेप्थ में यूपीएससी जाएगा बहुत डाउट है मुझे, पॉलिटिकल हिस्ट्री में खासकर, क्योंकि और बहुत कुछ है पूछने को यहाँ पर, राइट, कल्चर से, आर्ट से बहुत कुछ है पूछने को, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। आर्यपदाई कदंथा नेदुनचेलियन ने क्या हराया, ये क्या है, एक पांड्य शासक है जिसने आर्य को हराया। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ, अब ये जो है ना आर्य नेदुनचेलियन प्रथम, इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी इंपॉर्टेंस यहां से निकलती है क्योंकि वो नेदुनचेलियन था जिसने कोवलन को मरवाया और जिसकी वजह से कनगी भड़क गई। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ कोवलन, मैंने कहा था ना कोवलन पांड्या शासक की कोर्ट में मैटर चला गया था और वहां पर फिर पांड्या शासक ने कोवलन को एग्जीक्यूट करवा दिया था, तो वो नेदुनचेलियन है। फॉर विच कनागी बर्न्ट मदुराई, ठीक है, कनागी ने क्या किया, मदुराई में आग लगा दी। द अदर वॉज तलाया लगन्नातु चेरुवेर्ना नेदुनचेलियन, ही वॉज प्रेज्ड बाय नाकिरार एंड मंगुडी मरुथनार, राइट, ये क्या है, ये हमारे लिटरेरी वर्क्स हैं। ही वोर हिज टाइटल आफ्टर, नॉट लिटरेरी वर्क, लेकिन उसके टाइटल हैं ये, इस टाइटल के साथ दूसरा जो है वो नेदुनचेलियन बैठा है। ही वोर हिज टाइटल आफ्टर डिफीटिंग हिज एनिमी एट द बैटल ऑफ तलाया लंगनम विच इज लोकेटेड इन तंजौर डिस्ट्रिक्ट। बाय दिस विक्ट्री नेदुनचेलियन गेन्ड कंट्रोल ओवर एंटायर तमिलनाडु। तो चोलों को हराया किसने, नेदुनचेलियन ने, सेकंड नेदुनचेलियन जो है, राइट, और कहां पर, कौन सी बैटल में, बैटल ऑफ तलाया लगनम, जो कि प्रेजेंट डे तंजौर के नजदीक बैठती है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट नेदुनचेलियन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने कोवलन को मरवाया, जिसकी वजह से कनागी ने मदुराई में आग लगा दी, ठीक है। वहां से फिर डेवलप होती है पूरी कहानी। द पांड्यन रूल ड्यूरिंग संगम एज बिगेन टू डिक्लाइन ड्यू टू इन्वेजन ऑफ कालभार। सो देखिए, चोलों को, चेरा को एब्जॉर्ब किया चोल ने, ठीक है, और ये जो पूरा शासन बना था चोल और चेरा वाला, इसको एब्जॉर्ब किया पांड्यों ने। सो दैट मीन्स अंत में कौन बचे थे, पांडे। अब पांडे को एब्जॉर्ब किया किसने, कालभरास ने, ठीक है। द लास्ट फेमस पांड्यन किंग वाज उगीरा पेरुवलुधी, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, पूछ लिया जाता है ये, ठीक है। द पांड्यन किंग्स प्रॉफिटेड फ्रॉम ट्रेड विद रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर ग्रीक्स के साथ जो है वो ट्रेड कर रहे थे पर्शिया के रास्ते, पर्शियन गल्फ एंड रेड सी के रास्ते, राइट। दे आर नोन टू हैव सेट एम्बेसीज टू रोमन एम्परर ऑगस्टस। पांड्य शासकों ने रोमन एम्परर अगस्टस को क्या भेजी, एम्बेसीज भेजी। द पांड्यन पोर्ट सच एज सल्यूर, कोरकाई इन पर्टिकुलर वर ग्रेट सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोरकाई तो आज तक मौजूद है, सल्यूर ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, साइट पर सवाल बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये अगस्टस वाला पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहां पर कालभार्ज ने जो है वो पांड्यों को रिप्लेस किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल बनते हैं इनसे। अब देख, ये तो तीन आ गए मुख्य, है ना, चेर, चोल और पांड्या। अब उसके अलावा जो छोटे छोटे चीफ्टन्स हैं, छोटे छोटे जो ग्रुप्स थे, उनके बारे में देखते हैं। उनके नाम क्या क्या है, पारी, कारी, ओरी, नाली, पेगन, आय, अदियामन वर द माइनर चीफ्टन्स हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। क्योंकि जब भी चेर को चोल पर अटैक करना है तो ये सारे चीफ्टन साथ देते हैं, ठीक है। चोलों को पांड्यों पर करना है तो ये चीफ्टन साथ दे रहे हैं सारे। तो ये चीफ्टन्स जो है वो मिलिट्री एड प्रोवाइड करते हैं इनके रास्ते, क्योंकि इनका कंट्रोल जंगलों पर रहता होगा और इनके रास्ते से ट्रेड गुजरता होगा, तो इन छोटे चीफ्टन्स को बड़े शासकों को कंट्रोल में और साथ रखना जरूरी रहता होगा, क्योंकि जंगलों का कंट्रोल जो है वो इन चीफ्टन्स के हाथ में रहता होगा, राइट। वर द माइनर चीफ्टन्स हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन संगम पीरियड, पर्टिकुलरली बाय गिविंग पैट्रनेज टू तमिल पोइट्स। तमिल पोइट्स को पैट्रनेज किए, इसीलिए इनका जिक्र जो है वो हमें संगम लिटरेचर में मिलता है। दस दे वर नोन एज कडाई येलू वलगल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट,
कड़ाई येलू वल्गल तमिल लिटरेचर या संगम लिटरेचर में किन्हें कहा गया है? तो माइनर चीफ्टन्स को कहा गया है। Although they were subordinate to Chera, Chol और Pandya rulers, they were powerful and popular in their respective regions. ठीक है, सो ये मिलिट्री एड प्रोवाइड करते थे। उसके अलावा जो पोइट्स है, तमिल पोइट्स है, उनको पेट्रोनाइज किया है और उन्होंने इनको मेंशन किया है कड़ाई येलू वल्गल के नाम से। ठीक है, बात करते हैं अब संगम लिटरेचर की। तो क्या क्या संगम लिटरेचर हमारे पास है? ठीक है, तो सबसे पहला तो कौन सा है? तोलकपियम। तोलकपियम आपका सेकंड संगम से निकल कर आता है, एकमात्र लिटरेरी सोर्स अवेलेबल, सबसे पुराना, राइट, ऑथर्ड बाय तोलकपियार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया आपके पास। ठीक है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड इट्स ऑथर, द अर्लीस्ट ऑफ तमिल लिटरेचर। Although it is a work on Tamil grammar, yet it provides information on the political and socio-economic conditions of Sangam period. So, तोलकपियम बेसिकली क्या है? तमिल ग्रामर है, तमिल लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए लिखा गया है तोलकपियम, लेकिन साथ ही साथ हमें तमिल रीजन की सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल घटनाओं के बारे में भी एक ग्लिम्प्स तो दे ही देता है, राइट। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। देखिए, ये एडिक्ट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं उस पीरियड के। इनका जिक्र कल्चर वाले पार्ट में डिटेल में करूंगा, वहां दिखाऊंगा ये इमेजेस आपको फिर से। ईच पार्ट कंसिस्ट ऑफ 9 ईयाल। ठीक है, सो हर एक पार्ट जो है वो 9 ईयाल में बटा हुआ है। द एत्तु तोगाई और 8 एंथोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 8 वर्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट आ गया एत्तु तोगाई। ठीक है, पहला क्या है हमारे पास? तोलकपियम, और दूसरा आ गया इंपॉर्टेंट एत्तु तोगाई। एत्तु तोगाई में 8 एंथोलॉजीज हैं, कौन कौन सी? एन गुरुनूरू, उसके अलावा नरीनाई, अग्नाउरू, पुरानानूरू, कुरुनतोगाई, कलितोगाई, परिपदल या पदरीरुपत्तु। ठीक है, तो इनके सारे नाम रटने की जरूरत नहीं है। जो मैंने इंपॉर्टेंट छाट दिए ना बीच बीच में, जिनसे जो है वो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस निकल रही है, वो हमें याद रखने हैं। उसके अलावा एत्तु तोगाई का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एत्तु तोगाई क्या है? लिटरेरी वर्क है। ठीक है, 8 एंथोलॉजीज हैं। सिमिलरली आपको जो मैंने पहले मेंशन किया, उसका जो पहले मेंशन किया मैंने लिटरेरी वर्क, उनको ध्यान में रखना है। ठीक है, पत्तू 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 और 10 इडाइल्स कंसिस्ट ऑफ 10 वर्क्स। ठीक है, नेमली क्या क्या नाम उनके? थिरुमुरु गरुपदाई, पोरुनारा रूपपदाई, सिरुपारन रूपपदाई, पेरुम पना रूपपदाई, मलुआई पत्तू, नेदु नलवदाई, मदुराई कांजी, कुरीनिजी पत्तू, पतीना पलाई या मलाई पदू कदम। तो ये आपको ध्यान नहीं रखने। ठीक है, बिल्कुल ही मतलब हद से नीचे उतर जाएगा यूपीएससी कि बच्चों को तो इस बार हम आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, तो पूछेगा इन्हें प्री में। ठीक है, ऑप्शनल के लेवल में आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी और वहां पर इनका जिक्र हम करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको 10 आइडल्स या पत्तू पत्तू के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बोथ इत्तु तोगाई एंड पत्तू पत्तू, इत्तु तोगाई 8 है और इसमें जो है वो 10 हैं। वर डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स, अहम और पुरम। ये पता होना चाहिए, अहम में लव स्टोरीज हैं और पुरम में वॉर की स्टोरीज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इत्तु तोगाई और पत्तू पत्तू ये क्या है आपके? ये हैं वो संगम लिटरेचर। ठीक है, जो थर्ड संगम में से निकल कर आए हैं, ये हैं वो संगम लिटरेचर, जिसमें से मैक्सिमम जो है बटे, मतलब इत्तु तोगाई और पत्तू पत्तू बटे हैं अहम और पुरम में। अहम लव से जुड़ा है और पुरम वेलर या वॉर से या वॉरियर से जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्थीनेकी कनकू कंटेन्स 18 वर्क्स मोस्टली डिटेलिंग द एथिक्स एंड मोरल। एथिक्स, मोरल, ठीक है, राज्य के, शासक के, जनता के, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 18 वर्क्स हैं। पत्थीनेनकिल कनाकू। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ये बेसिकली आपको रिवाइज करने पड़ेंगे बार बार, फैक्ट है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम इज तिरुकुरल, ऑथर्ड बाय थिरुवल्लुवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है ये?
तिरुकुराल इज अ वर्क ऑन एथिक्स एंड मोरल, इज अ तमिल वर्क ऑन एथिक्स एंड मोरल। थर्ड संगम से निकल कर आता है। लिखा किसने, ऑथर कौन है, थिरुवल्लुवर। नेक्स्ट देखिएगा, दो मुख्य एपिक्स हैं। पहला तो सिलमपत्तिकरम, मैंने आपको बताया ही, ठीक है। इट वॉज रिटन बाय इलांगो अदिगल, ब्रदर ऑफ सेंगुतुवम, हु वाज अ जैन, राइट। इलांगो अदिगल वाज अ जैन, ग्रैंडसन ऑफ करिकला द ग्रेट चोला। अब देखिए यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन जो है वो इतिहासकारों के द्वारा क्रिएट कर दी गई है, ठीक है। अब यहां से पता चलता है कि क्रोनोलॉजी जो है वो कंफ्यूज्ड है। एक जगह पर कहा गया है कि, देखिए मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, एक सेकेंड, लेट मी गेट देयर। चेरों के शासक, एक जगह कहा गया है कि सेंगुतुवन के भाई हैं इलांगो अदिगल, ठीक है, जिन्होंने लिखी है शिलापत्तिकरण। और दूसरी जगह क्या कहा जा रहा है, देखिए यहां पर, और कराईकल जो है वो किसके कंटेम्पररी हैं, एक सेकेंड, यहां पर आएगा भी पॉइंट वो। पेरुंजराल जो है वो चोल किंग कराईकल या करिकला के, कराईकल बोल दे रहा हूं बार बार में, करिकला के कंटेम्पररी हैं, ठीक है। अब यहां जो नेक्स्ट पॉइंट जो हमने बताया, ठीक है, लिटरेचर में आ जाओ, लिटरेचर वाले पॉइंट में देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि इदांगो अदिगल जो है वो करिकला के ग्रैंडसन है, जबकि इदांगो अदिगल के नेक्स्ट जनरेशन करिकला के कंटेम्पररी है पिछले सोर्सेज में। तो ये है क्रोनोलॉजी में डिस्टर्बेंस, ये मैंने आपको बताने के लिए पॉइंट ऐड किया है, ठीक है। ये है जो इतिहासकार फंसे हुए हैं क्रोनोलॉजी में, कि सही क्रोनोलॉजी बैठ नहीं रही, ठीक है। क्योंकि एक साइड बोला गया है कि सेंगुतुवन के भाई हैं इलांगो, और सेंगुतुवन के जो सक्सेसर हैं, ठीक है, उनके कंटेम्पररी हैं करिकला। दूसरी जगह कहा जा रहा है कि करिकला के पोते हैं इलांगो। तो यहां पर कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन आप ये मानेंगे, ये वाला पॉइंट जो है वो आप, मतलब अब इसमें डिस्प्यूट है तो यूपीएससी नहीं पूछेगा, मेंस में पूछेगा, ये क्वेश्चन लिखवाएगा आपसे, ठीक है, लेकिन प्री में नहीं पूछेगा क्योंकि ये डिस्प्यूटेड पॉइंट है, ठीक है। सो देयर इज अ गुड परसेंट ऑफ चांस कि प्री में नहीं पूछा जाएगा पॉइंट ये। और अगर पूछा जाता है तो वो पहले वाला रिलेशन बताएंगे आप, ठीक है। सेंगुतुवन का जो सक्सेसर है उसका कंटेम्पररी है करिकल, और सेंगुतुवन का भाई है इलांगो अदिगल। It is a story of merchant Kovalan who falls in love with a courtesan called Madhavi of Kaveri Patnam, neglecting his noble wedded wife Kannagi. So कोवलन जो है वो माधवी के प्यार में आ गया, ठीक है। कन्नागी को उसने मतलब धोखा दिया एक तरह से, तो इनका ये मतलब शादी का डिस्प्यूट है बेसिकली। कनागी इन द एंड टेक्स द रिवेंज ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, और पांड्य शासक उसके हस्बैंड को मार देता है। और रिवेंज कैसे लेती है वो, मदुराई शहर में आग लगा देती है, राइट, एट द हैंड्स ऑफ पांड्यन किंग, एंड बिकम्स अ गॉडेस। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ कन्नागी कल्ट और पतिनी कल्ट। अब पतिनी कल्ट को शुरू किया किसने, किसने किया, करिकला, सॉरी करिकला ने किया है या सेंगुतुवन ने किया है पत्नी कल्ट को, कमेंट में बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट एपिक आएगा आपका मणिमेकलाई, ठीक है। जैसे हम वैदिक लिटरेचर में महाभारत और रामायण दो एपिक्स पढ़ते हैं, संगम लिटरेचर में हमारे पास शिलापतिकरम और दूसरा मणिमेकलाई, दो इंपॉर्टेंट एपिक्स हैं, ठीक है। इट वॉज रिटन बाय सीतलाई सतनार, ऑल्सो प्रोवाइड्स वैल्यूबल इंफॉर्मेशन ऑन संगम पॉलिटी एंड सोसाइटी। इट डील्स विद एडवेंचर्स ऑफ मणिमेकलाई, द डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी मेंशन्ड इन अर्लियर एपिक। तो मणिमेकलाई कोवलन और माधवी की लड़की है, ठीक है, और उसके एडवेंचर्स बताए गए। हाउएवर दिस एपिक इज मोर रिलीजियस इंटरेस्ट रादर देन लिटरेरी इंटरेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं संगम पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन की। आई होप आपको एपिक्स समझ आएंगे, दो एपिक्स के एग्जांपल और उसके बीच में जो पहले वाले की क्रोनोलॉजी पर जो कंफ्यूजन है। लेकिन मैंने आपको बोला ना, पहले वाला रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेंगुतुवन का भाई है, उसने लिखा है वो, ठीक है। ऑलराइट, अब संगम पॉलिटी की बात करते हैं। हेरिडिटरी पॉलिटी पहला पॉइंट, पॉलिटी में पहला पॉइंट या एडमिनिस्ट्रेशन में पहला पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है, तो किंग है, मोनार्क है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, राइट। हेरिडिटरी मोनार्की वाज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग संगम पीरियड, है ना। राजा के बाद राजा का पुत्र राजा बनेगा।
द किंग वॉज सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नो डाउट. द किंग वॉज कॉल्ड, द किंगडम वॉज कॉल्ड मंडलम. तो चेर मंडलम, चोल मंडलम, पांड्य मंडलम, मतलब पूरे किंगडम को मंडल कहा जाता था. ठीक है, पूरे. और अदरवाइज हमने जो लेटर चोल हैं, ठीक है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का जब हमने पढ़ा है तो हमने ये पढ़ा है कि उनके पूरे एम्पायर के अंदर मंडल है, मंडल के अंदर वलनाडु, वलनाडु के अंदर नाडु, और फिर जो है वो ग्राम. ठीक है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग है. क्यों? क्योंकि चेर, चोल और पांड्या एक ही रीजन कहा है. ठीक है, अगर पांड्या लिटरेचर को हम देखेंगे, मतलब पांड्या की तरफ से जो संगम लिटरेचर आता है उस उनके हिसाब से देखें तो चेर चोल उनका हिस्सा है. ठीक है, और ये उनका चेर मंडलम और चोल मंडलम है, और ये पांड्या मंडलम है, और दिस इज द होल एम्पायर. ठीक है, सेम गोज फॉर चोल. चोल की तरफ से देखेंगे तो वो कहते हैं कि चेर और पांड्या मंडलम हमारा ही है, वो तो रिबेल कर देते हैं, मतलब उनके शासक, और हम उनको समय समय पर जाकर सब्जुगेट कर देते हैं. ठीक है, अदरवाइज वो हमारा ही मंडल है, हमारे ही एम्पायर का मंडल है. राइट. एंड द चोला, पांड्या एंड चेरा वर द ओरिजिनल मेजर मंडलम. फिर उसके अंदर जो है वो कई सारे मंडल थे. द मंडलम वॉज डिवाइडेड इंटू नाडु प्रोविंसेस. ठीक है, मंडल, मंडल के नीचे क्या है? नाडु. द किंग ऑल्सो यूज टू टेक एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्टर्स, कोर्ट पोएट एंड इंपीरियल कोर्ट, और अवाई. बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आ गई. ठीक है, इंपीरियल कोर्ट को क्या कहते हैं? संगम लिटरेचर में हमें क्या पता चलता है इनकी इंपीरियल कोर्ट्स को क्या कह रहे हैं? अवाई. अवाई वर्ड का यूज हो रहा है. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? ये राजा की काउंसिल है. राजा की काउंसिल क्या है? उसके मिनिस्टर्स, कोर्ट पोएट्स और उसकी कोर्ट. द किंग वॉज असिस्टेड बाय लार्ज बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स हु वर डिवाइडेड इनटू 5 काउंसिल्स. एक्सक्यूज मी. किंग के नीचे, किंग के साथ किंग की काउंसिल है, किंग के नीचे जो है वो 5 छोटी काउंसिल्स हैं. ठीक है, देवर मिनिस्टर्स क्या क्या है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन यहां से निकल कर आ रहे हैं, जिनसे सवाल बनता ही बनता है. आई कैन नॉट स्ट्रेस मोर, इन पर बहुत खासा ध्यान दीजिएगा. ठीक है, कौन कौन से हैं देखिए. अमाई 4 मिनिस्टर्स हैं. प्रीस्ट को क्या कहा जा रहा है? अथनार. मिलिट्री कमांडर को सेनापति. एनवॉयज को तूथार, और स्पाइज को ओरार. एनवॉयज यानी कि जो दूत भेजे जाते हैं, है ना. एक्सक्यूज मी. The administration of nadus or provinces was generally carried on by hereditary chiefs. प्रोविंशियल लेवल पर चीफ कौन है? हेरिडिटरी है. टाउन्स को क्या कहा जाता है? उर. बहुत इंपॉर्टेंट है, टाउन्स को क्या कहा जा रहा है? उर. टर्मिनोलॉजी के सवाल है, ध्यान रखिएगा. इट वॉज वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज बिग विलेज. देखिए कई जगहों पर उर जो है वो विलेज के लिए भी यूज हो गया, लेकिन बिग विलेज के लिए, जिसके लिए पेरार वर्ड भी यूज होता है. ठीक है, स्मॉल विलेज के लिए सिरूर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, ओल्ड विलेज के लिए मुदूर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उर लग रहा है पीछे. ठीक है, जहां पर भी आपको ये पेरूर है, एक्चुअली पेरूर, जहां पर भी आपको उर लगा दिख जाए दैट मीन्स वो विलेज से रिलेटेड. ठीक है. द विलेज बीइंग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. बहुत इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल यूनिट क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का? विलेज. वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय लोकल असेंबलीज कॉल्ड मनरम्स. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. जिस तरह हमने चोल एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा था ना कि वहां पर विलेज लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन अलग ही लेवल पर चला गया. ठीक है, ऑटोनोमस है, हमने डिटेल में पढ़ा था ना. यहाँ ऐसा नहीं है. नॉट चोल, मतलब चोल नहीं कह सकते, लेकिन दक्षिण भारत का एडमिनिस्ट्रेशन जब हम देख रहे थे ना अर्ली मेडिवल में, तो वहां पर हमने देखा था कि विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या था? ऑटोनोमस था. लेकिन यहां पर जो है वो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कौन चला रहा है? मनरम्स चला रही हैं. अगेन अ क्वेश्चन ऑफ टर्मिनोलॉजी. राइट. द रूलर्स हैड एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज्ड रेगुलर आर्मी ड्यूरिंग द संगम एज. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्या आर्मी रेगुलर थी या नहीं? स्टैंडिंग आर्मी थी या नहीं? तो बिल्कुल जी हाँ, स्टैंडिंग आर्मी जो है वो संगम एज में मौजूद है. ठीक है, यहां से पता चलता है कि पैसा बहुत था उनके पास. द स्टेट मेंटेन अ रूडिमेंट्री आर्मी विच कंसिस्टेड ऑफ चैरियट्स ड्रॉन बाय ऑक्सन, एलिफेंट्स, कैवलरी, इन्फेंट्री. घोड़े उनको ऑब्वियसली रोमन से मिल जाते होंगे, क्योंकि अरब से ट्रेड जो है वो कर रहे हैं वो. ठीक है, वहां पर रोमन से शासन कर रहे हैं, तो अरब्स के साथ ट्रेड उनका है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. रोमन्स या ग्रीक शासन कर रहे हैं. राइट.
लैंड रेवेन्यू वॉज द चीफ सोर्स ऑफ स्टेट्स इनकम वाइल कस्टम ड्यूटी वॉज ऑल्सो इम्पोज ऑन फॉरेन ट्रेड। रेवेन्यू कहां से निकल रहा है, मतलब मेजर इनकम सोर्स क्या है, लैंड रेवेन्यू और कस्टम ड्यूटी देनी पड़ रही है। उसके अलावा टोल्स, कस्टम्स, ड्यूटीज वर, ये है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखिए, उल्गू और सुंगम जो है वो क्या है, जो ड्यूटीज देनी पड़ रही है, जो टोल देना पड़ रहा है, ठीक है, ट्रेड करने के लिए जो टोल देना पड़ रहा है उनको उल्गू या सुंगुम कहा जाता है। वाइल द ड्यूटीज पेड, जो किंग को दी जा रही है ड्यूटीज, उसको कहा जा रहा है कदमाई या पदुवडू। अगेन रियली इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा, आई कैनॉट स्ट्रेस मोर, टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन है, सवाल बनेंगे इन पर, देखिएगा। बूटी कैप्चर्ड इन वॉर्स वाज आल्सो इन मेजर इनकम टू द रॉयल ट्रेजरी, ठीक है, युद्ध के दौरान जो लूट की गई वो रॉयल ट्रेजरी पर जाती थी, थम्स का रूल यहां पर नहीं है। अ यूनिट ऑफ टेरिटरी यील्डिंग टैक्स वाज कॉल्ड वेरियाम। अब ये वेरियाम टर्म जो है वो हमने चोल एडमिनिस्ट्रेशन में पाया था, ठीक है, वहां पर काउंसिल के लिए वेरियम वर्ड इस्तेमाल हो रहा था, है ना। लेकिन एक यहां पर जो संगम एज है, यहां पर वेरियम शब्द का कहां इस्तेमाल हो रहा है, एक ऐसी यूनिट जहां से टैक्स निकल रहा है। अब वो विलेज भी हो सकता है, वो एक सिटी भी हो सकती है, वो टाउन भी हो सकता है, वो एक ट्रेड रूट भी हो सकता है, तो ऐसी यूनिट जहां से टैक्स निकल रहा है उसको वेरियम कहा जा रहा है। अगेन एन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन। एंड द ऑफिसर इन चार्ज फॉर कलेक्टिंग टैक्स वर्ड कॉल्ड वेरियार, बहुत इंपॉर्टेंट, टैक्स कलेक्टर, ये सवाल तो भैया यूपीएससी का फेवरेट है कि टैक्स कलेक्टर्स के नाम बता के रखो हमें, ठीक है। तो वेरियार वाज द टैक्स कलेक्टर इन संगम एज। उसके अलावा रोड्स, हाईवेज वर वेल मेंटेन्ड एंड गार्डेड नाइट एंड डे टू प्रिवेंट रॉबरी एंड स्मगलिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं संगम सोसाइटी की। तो संगम एडमिनिस्ट्रेशन में समझ आया ना आपको टर्मिनोलॉजी, ठीक है, टैक्स कलेक्टर, उसके अलावा टैक्स जो दिए जा रहे हैं, टोल, कस्टम्स, राजा को जो टैक्स दिया जा रहा है, उसके अलावा स्टैंडिंग आर्मी है, राइट, और क्या बोलते हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, मनरम्स चला रहे हैं, उसके ऊपर उर हैं, और फिर 5 जो ये क्या बोलते हैं काउंसिल्स हैं, इनके नाम, टर्मिनोलॉजी इनकी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यही। और ये सारी जानकारी कहाँ से मिल रही है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है इनका, लिटरेचर, ठीक है, संगम लिटरेचर। संगम सोसाइटी की बात करते हैं। सो देयर वर 5 फोल्ड डिवीजन ऑफ लैंड, लैंड 5 हिस्से में बटी हुई है, ठीक है। अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, देखो। कुरिंजी, जिसको कहा जाता है हिली ट्रैक्स, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र, कुरिंजी कहा जा रहा है उसे। उसके अलावा मुलाई, जो पेस्टरल लैंड है जहां पर जानवरों को चराया जाता है। उसके अलावा मरुदम, जहां पर मतलब एग्रीकल्चर किया जा रहा है। उसके अलावा नेदाल, कोस्टल लैंड जहां पर ट्रेड हो रहा है, कोस्टल ट्रेड। और पलाई जो है वो डेजर्ट है, जो कि मतलब जिसको खलीसा, मतलब खाली लैंड है, नॉट खलीसा, लेकिन खाली लैंड है, इसमें कुछ उगाया नहीं जा रहा, राइट, दैट इज पलाई। However, these divisions were not clearly demarcated and were scattered all around the region. Clearly demarcation नहीं है लैंड का, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, सवाल यहां पर बन जाता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 5-4 शब्द बोल दिए गए और पूछा गया है कि ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे, डिवीजन ऑफ लैंड्स है संगम एज में। संगम एज में लैंड को किस तरह डिवाइड किया गया, इन नामों से डिवाइड किया गया। किस तरह की लैंड है, पहाड़ी रीजन में जो लैंड है, उसके अलावा चरने पेस्टोरल जो लैंड है, एग्रीकल्चरल के लिए जो लैंड है, कोस्ट की जो लैंड है, और डेजर्टेड जो है, बंजर जो पड़ी है, ऐसी भूमि, ठीक है। नाउ द पीपल लिविंग इन दीज 5 डिविजन्स फॉलो डिफरेंट चीफ ऑक्यूपेशंस एज वेल एज गॉड्स टू वर्शिप, बहुत इंपॉर्टेंट। हर एक तरह के लैंड में रहने वाले लोग भी अलग थे और उनके अलग देवी देवता। Though the concept of Varna was known, social classes in Sangam period were not marked by higher or lower rankings as in North India, right? Now देखिएगा, वर्ण सिस्टम था लेकिन उतना स्टिफली नहीं फॉलो हो रहा था जितना नॉर्थ इंडिया में हो रहा था। यानी कि अगर कोई व्यक्ति शूद्र वर्ण का है भी तो उसको उतनी बुरी तरह ट्रीट नहीं किया जाता जितना नॉर्थ इंडिया में किया जाता। दैट मीन वर्ण सिस्टम की अच्छाइयाँ पहुंची थी यहाँ तक, अगर अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ नहीं पहुंची थी, ठीक है, मतलब कम दिखता है, कम, या डॉक्यूमेंट नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल, ब्राह्मण्स परफॉर्म्ड वैदिक सेरेमनीज एंड सेक्रीफाइसेस एंड ऑल्सो एक्टेड एज एडवाइजर्स टू द चीफ, बट दे एंजॉयड नो स्पेशल प्रिविलेजेस। उनको लैंड नहीं मिल रहा है, उनको दासियां नहीं मिल रही, ठीक है, उनको दास नहीं मिल रहे, और
उन पर जो है वो मतलब उनको कोई भी जुर्म करें उस चीज़ का उन पर कोई हर्जाना नहीं देना पड़ रहा, उनको कोई सजा नहीं हो रही। ये जो स्पेशल प्रिविलेजेस थे कि इस जगह मतलब किसी मर्जी को जो है वो एक्सप्लॉइट करे, ब्राह्मणों को इतने स्पेशल प्रिविलेजेस थे कई जगहों पर, किसी मर्जी को वो एक्सप्लॉइट करें उनको कुछ नहीं हो सकता था। ठीक है, तो इस तरह की स्पेशल प्रिविलेजेस उनके पास नहीं थी साउथ इंडिया में, ये डॉक्यूमेंट किया है संगम लिटरेचर ने। सेकेंड, पीपल वर नोन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन सच एज आर्टिशंस, सॉल्ट मर्चेंट, टेक्सटाइल मर्चेंट। अब देखिए कोस्टल रीजन है तो सॉल्ट बनाते होंगे, कोस्टल रीजन है तो ट्रेड भी हो रहा है, और टेक्सटाइल इंडिया का एक बहुत मेजर एक्सपोर्ट है एंशिएंट टाइम से ही। तो सिल्क एज वेल एज कॉटन का एक्सपोर्ट, स्पाइसेस का एक्सपोर्ट, प्रेशियस स्टोन्स का एक्सपोर्ट, उसके अलावा इंडिया से जो भी चीजें बन रही है, मान लीजिए हाथी बहुत होते हैं दक्षिण में, तो आइवरी का एक्सपोर्ट। द रिच लिव्ड इन वेल डेकोरेटेड ब्रिक हाउसेस एंड वोर कॉस्टली क्लोथिंग, बट द पुअर लिव्ड इन मड हट्स एंड हैड स्कैंटी क्लोथ्स टू वेयर। तो रिच और पुअर में डिफरेंस हमें क्लियर नजर आता है, ठीक है, संगम एज में। इट इंडिकेट्स द इनइक्वालिटी इन सोशल सिस्टम। तोलकपियम ऑल्सो रेफर्स टू 4 कास्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तोलकपियम ने 4 कास्ट बोली हैं, कौन कौन सी? अरासर, अंथनार, वानिगार और वेलरार। अरासर कौन है? रूलिंग क्लास। क्षत्रिय को क्या कहा उसने? अरासर, या क्षत्रिय वर्ण अगर आप जोड़ेंगे तो अरासर बनता है। दूसरा अंथनार्स कौन है? प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन संगम पॉलिटी एंड रिलीजन। संगम पॉलिटी और रिलीजन से जुड़े, दैट मीन्स ब्राह्मण क्लास के साथ आप किसको जोड़ देंगे? अंथनार के साथ। तीसरा वेलिनगार। वेलिनगार जो है वो क्या है? आपके ट्रेड एंड कॉमर्स, तो किसके साथ? वैश्यों के साथ आप वेलिनगार को जोड़ेंगे। और वेलला या वेलरार वर एग्रीकल्चरस, तो शूद्रों के साथ आप वेलरार, लेकिन नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि जिस तरह का क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला सिस्टम जो नॉर्थ इंडिया में प्रेवलेंट था, बहुत स्टिफ था, वैसा दक्षिण भारत में नहीं था, राइट। यहां पर उन्होंने शूद्र ना कहकर एग्रीकल्चरिस्ट कहा है, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में एग्रीकल्चर तो क्षत्रिय भी कर रहे हैं, वैश्य भी कर रहे हैं और शूद्र भी कर रहे हैं एग्रीकल्चर, तो ठीक है। लेकिन यहां पर उन्होंने एग्रीकल्चरल को अलग से ही कहा है कि जो एग्रीकल्चर कर रहा है वो अलग ही वर्ण ऑफ पीपल है, ठीक है, क्लास ऑफ पीपल है या कास्ट ऑफ पीपल है, जिनको वेलला या वेललार कहा गया है, ठीक है। इसके बारे में आगे डिटेल में हम ऑप्शनल लेवल पर पढ़ेंगे, ठीक है, वहां के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये टॉपिक। अदर ट्राइबल ग्रुप्स और कौन कौन से थे? पार्थवार, पनार, अईनार, कदम्बार, मारवार, पुलाइयर वर ऑल्सो फाउंड इन द संगम सोसाइटी। तो यहां पर ये सवाल कैसे बन सकता है? आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि ये क्या है, 2-4 नाम लिख देंगे और बोलते हैं कि ये क्या है बताइए, तो आपको जवाब देना है क्या है। ये ट्राइबल ग्रुप्स है संगम लिटरेचर के, ठीक है। एंशिएंट प्रिमिटिव ट्राइब्स और कौन कौन सी है? थोड़ा, इरुलास, नाग, वेदार जो है वो इस पीरियड में हम देखने को मिलते हैं, खासतौर पे नागा के बारे में जानकारी मिलती है हमें, ठीक है, एंशिएंट ट्राइब्स है। स्टेटस ऑफ वुमन, महिलाओं की क्या हालत आई है देखें। वुमन पोइट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वुमन पोइट्स हैं, ठीक है। तो अवाइयार, नाछेलैयर और एंड ककाई पदिनियार also contribute to Tamil literature in Sangam period, which shows that women were educated at that time. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई कैनॉट स्ट्रेस मोर, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वुमेन के ऊपर यूपीएससी सवाल घुमा फिरा कर वुमेन स्टेटस पर पूछ ही रहा है, ठीक है। they were also engaged in various economic activities such as paddy plantation, cattle rearing, basket making, spinning. so economic activities में भी भागीदारी कर रही है, वो तो ऑब्वियस ही है, ठीक है। करपू और चास्ट लाइफ यानी कि ब्रह्मचार्य जीवन was considered as the highest virtue, यानी कि एक साध्वी का जीवन जो है वो हाईएस्ट वर्च्यू है वुमेन के जीवन का, ऐसा हमें मिलता है किसमें। और मोस्ट प्रोबेबली दीज आर, ये साध्वी ही रही होंगी, ठीक है, जो 3 नाम मैंने जिक्र किया, ठीक है। लव मैरिज was a common practice and women were allowed to choose their life partners. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऋग्वेद के बाद हमें अब संगम लिटरेचर में देखने को मिल रहा है, संगम पीरियड में देखने को मिल रहा है कि वुमेन के पास अथॉरिटी है कि वो अपना पार्टनर खुद चूज कर सके। द करेज ऑफ वुमेन वॉज ऑल्सो अपीयर्ड इन मैनी पोएम्स, ठीक है, वुमेन करेजियस है,
अपने, जैसे कि हमें देखने को मिलता है ना कि कनागी ने पूरे शहर में आग लगा दी, ठीक है। बट नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट पॉइंट, सती प्रथा थी या नहीं थी? यस, प्रैक्टिस ऑफ सती वाज प्रेवलेंट, जिसको कहा जाता था तिपयादल प्रेवलेंट इन द सोसाइटी, बट इट वाज नॉट एनफोर्स्ड। लिटरेचर में, संगम लिटरेचर में ऐसे डॉक्यूमेंट किया गया कि एनफोर्स्ड नहीं है, जैसे नॉर्थ इंडिया में एनफोर्स था, जबरदस्ती लड़कियों को पकड़कर चिता पर बिठाया जाता था और लाठियों से पकड़ के रखते हैं उन्हें, जबरदस्ती उनको बांध देते हैं चिताओं से, ठीक है, लकड़ों से लट्ठों से बांध देते हैं लेटाकर और फिर जिंदा जला देते हैं। ऐसे नॉर्थ इंडिया में जबरदस्ती करवा रहे हैं, देखो। बट इट वॉज नॉट ऑब्लिगेटरी, ठीक है, सती वॉज नॉट ऑब्लिगेटरी एज देयर आर रेफरेंसेस टू विडोज present in society. However, position of widows was miserable as they were prohibited to decorate themselves or participate in any of the amusement. विडो का जीवन खराब था, लेकिन सती करना कंपलसरी नहीं था। द क्लास ऑफ वुमेन डांसर्स, यस, यहां पर देवदासी बाद में डेवलप होंगी, वुमेन डांसर्स, जिसमें से हमने माधवा का जो है वो माधवी का जिक्र तो देखा ही, ठीक है। आगे देखते हैं, फाइन आर्ट्स की बात करते हैं। फाइन आर्ट्स में क्या क्या डेवलप हुआ, और फाइन आर्ट्स आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में भी कवर करवाऊंगा। द आर्ट्स ऑफ म्यूजिक एंड डांसिंग, यहां से हमें साउथ इंडिया में क्लासिकल म्यूजिक का डेवलपमेंट होता हुआ, ठीक है, नाट्य शास्त्र का डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा। द आर्ट्स ऑफ म्यूजिक एंड डांसिंग वर हाईली डेवलप्ड इन द संगम पीरियड। द किंग्स, चिफ्टन्स एंड नोबल्स मेड लिबरल डोनेशंस टू पोएट्स एंड स्कॉलर्स, सो पैट्रोनाइज किया गया। The royal courts were present with singing bards called पन्नार and विरालियार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कौन है? कोर्ट म्यूजिशियंस हैं। पन्नार एंड विरालियार और द टर्म्स फॉर कोर्ट म्यूजिशियंस इन संगम पीरियड, अगेन अ क्वेश्चन ऑफ टर्मिनोलॉजी, who were experts in folk songs and folk dances, musicians as well as dancers, right? और ये देखिए, ये पिलर्ड हॉल है, ये कोई एक मंडप है किसी मंदिर का जिसमें आपको डांसर्स बनी हुई नजर आ रही है। तो दैट मीन्स ये जो मंडप रहता होगा, यहाँ पर बीच में डांसर्स खड़ी होती होंगी, फिर सारी बीच में आती होंगी, डांस करती होंगी, कुछ इस तरह की परफॉर्मेंसेज रहती होंगी। लेकिन अगर आपको कभी मौका मिले ना जीवन में, तो साउथ इंडिया के मंदिरों को जरूर घूमिएगा और देखिएगा कितनी बारीकी से उन्होंने जो है वो मूर्तियां बनाई हुई हैं, ठीक है। अप्रिशिएट कीजिए उस चीज को, अप्रिशिएट करने वाली वो चीज़ें हैं, ठीक है। ये फालतू के जो डिस्ट्रैक्शन हैं इससे बाहर निकलिए, थोड़ा अपना जो है वो टेस्ट एलिवेट कीजिए। संगम लिटरेचर मेंशंस अ वैरायटी ऑफ याज एंड ड्रम्स। याज क्या होता है? हार्प, अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट जानते हैं, एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है हार्प, इस तरह का रहता है, ठीक है। उसमें ऐसे स्ट्रिंग्स रहती हैं जिसको बहुत मेलोडीज होते हैं, मुझे बहुत पसंद है, ऐसे उंगलियों से बजाया जाता है, इसको हार्प कहा जाता है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। और ड्रम्स, सो हार्प्स के लिए वर्ड होता है, एक और होता है याज। डांसिंग वॉज परफॉर्म्ड बाय कानिंगयार, इंपॉर्टेंट है देवदासियों के लिए, देवदासी वर्ड बहुत बाद में इस्तेमाल हुआ, लेकिन डांसर्स के लिए वर्ड यूज हो रहा है क्या? कानिंगयार। एंड कुथू वॉज द मोस्ट पॉपुलर एंटरटेनमेंट ऑफ, कुथू जो है वो एक तरह का डांस ड्रामा है जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन से, डायलॉग्स वगैरह से जो है वो कहानी कही जाती है, तो आपने देखा भी होगा। कुथू जो है वो एक क्या है? एंटरटेनमेंट का सोर्स है लोगों का, ठीक है। रिलीजन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द ब्राह्मण्स हु परफॉर्म्ड वैदिक सेरेमनीज एंड रिचुअल्स पॉपुलराइज्ड द वर्शिप ऑफ इंद्रा, विष्णु, शिव एटसेट्रा। सो वैदिक जो देवता है उनकी पूजा हो रही है, पहली बात तो। दूसरा, देयर आर ऑल्सो रेफरेंसेस टू द प्रेजेंस ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन। तो रिलीजन में वैदिक ब्राह्मणिज्म, बुद्धिस्ट और जैन रिलीजन, उसके अलावा सेयोन और मुरुगन, मैंने आपको बताया ना, गॉड ऑफ वॉर, ठीक है। सेयोन और मुरुगन, हु इज हेल्ड एज तमिल गॉड, वॉज प्राइमरली गॉड ऑफ द संगम पीरियड, ठीक है। संगम पीरियड का प्राइमरी गॉड क्या मिल रहा है हमें? मुरुगन और सेयोन, जिसको मैंने आपको कहा ना कि नॉर्थ इंडिया में कार्तिकेय, और हिमाचल का अगर कोई भाई है तो जानते होंगे, केलोंग के नाम से जानते हैं हम इस देवता को। The local people, particularly those of hills, used to worship it, which in northern India came to be identified as Kartikeya, a war god. The worship of Murugan had an ancient origin, and festivals relating to god Murugan was mentioned in Sangam literature. और इन festivals का आगे जिक्र मैं कल्चर वाले पार्ट में भी करूंगा, ठीक है। He was honored with 6 abodes known as Arupadi Vidu, बहुत इंपॉर्टेंट, 6 abodes हैं जहां पर वो रहते हैं, हिली abodes हैं,
जिनको अरुपादी विडू कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। किससे कनेक्टेड है ये? मुरुगन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, अदर गॉड्स वर्शिप ड्यूरिंग संगम पीरियड। मयोन, विष्णु के लिए नाम मयोन है। वेदन नाम है इंद्र के लिए, ठीक है। वरुणन नाम है वरुणा एंड कोराबाई। वॉर हीरोज को जो है वो बहुत सेलिब्रेट किया गया, उनके लिए जो है वो मूर्तियां बनाई जाती थी उनकी। हीरोज ऑक्यूपाइड अ स्पेशल पोजीशन इन सोसाइटी एंड वर्शिप्ड एज गॉड्स। मेमोरियल स्टोन्स कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, वॉर हीरोज के लिए मेमोरियल स्टोन्स को क्या कहा जाता है? नादुकल या वीरुकल, वर रेज्ड इन ऑनर ऑफ दोज हु डाइड फाइटिंग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन यहां बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, संगम इकोनॉमी की बात करें तो इन पॉइंट्स को लिख लीजिए, इन्हीं में से घुमा फिरा कर सवाल बनते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है मैं समझता हूँ, लेकिन रिवीजन से याद रहेंगे आपको ये। इट इज़ एविडेंट दैट एग्रीकल्चर वॉज द चीफ ऑक्यूपेशन। तो मैक्सिमम रेवेन्यू कहाँ से निकल रहा है? लैंड रेवेन्यू, राइट। राइस वॉज द कॉमन क्रॉप एंड ऑल्सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के लिए क्या यूज हो रहा है? राइस। उसके अलावा रागी, शुगर केन, कॉटन, पेपर, जिंजर, टर्मरिक, सिनेमन, मसाले जो है वो उगाए जा रहे हैं। शुगर केन और रागी वगैरह भी उगाई जा रही है, राइट। नेक्स्ट चीज, सिंस तमिल रीजन डिड नॉट हैव पेरिनियल रिवर्स, द chiefs of the region encouraged agricultural activities by making tanks and dams. नाउ हमने जो है वो कारिकल के साथ देखा, उसने कावेरी पर जो है वो डैम बनाया। तो डैम बनाना जरूरी है क्योंकि साउथ की रिवर जो है वो पेरिनियल नहीं है, राइट। चोला किंग कारिकल ऑफ द संगम एज इज क्रेडिटेड विद कंस्ट्रक्टिंग अ डैम ओवर रिवर कावेरी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इकोनॉमी में, ठीक है। द हैंडीक्राफ्ट ऑफ संगम पीरियड वर पॉपुलर, खासतौर पे रोमन्स को आइवरी बहुत पसंद थी। दे इंक्लूड वीविंग, मेटल वर्क्स एंड कारपेंट्री, शिप बिल्डिंग, मेकिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स यूजिंग बीड, स्टोन एंड आइवरी। तो यहां पर सवाल नहीं बनता, ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें हैं, ठीक है। सवाल कहां से बन रहा है मैंने आपको बताई, सोर्स ऑफ हिस्ट्री और टर्मिनोलॉजी साइट्स पर सवाल। यहां पर सारे इंपॉर्टेंट मैक्सिमम 90% सवाल यहीं पर है, इन तीन चीजों में, ठीक है। बाकी प्रोसेस ऑफ चेंज आपको पता होना चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट तो बाकी आपको पता ही होना चाहिए, स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। देयर वाज अ ग्रेट डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट्स एज द इंटरनल बेस्ड मोस्टली ऑन बार्टर सिस्टम एंड एक्सटर्नल ट्रेड वाज एट इट्स पीक ड्यूरिंग द संगम पीरियड। एक्सटर्नल ट्रेड किसके साथ? साउथ ईस्ट एशिया, बंगाल, गुजरात, अरब में ग्रीक और रोमन ट्रेड कर रहे हैं, रेड सी और पर्शियन गल्फ से, ठीक है। उसके साथ, उसके अलावा अफ्रीका के साथ भी ट्रेड हो रहा है। द संगम पोएम्स रेफर टू द बिजी मार्केट्स गार्डेड बाय soldiers. Spinning and weaving of textile cotton as well as silk was the most important craft, जिसमें मैंने आपको बताया उरायूर was the most important city for cotton, और लेटर पार्ट में कांची जो है वो सिल्क के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी सिटी, ठीक है, कांचीपुरम। There was a great demand in the western world for cotton clothes woven at उरायूर। आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा। सॉल्ट मैन्युफैक्चरर was another important activity, क्योंकि पेनिनजुलर पार्ट है, कोस्टल रीजन है, नमक तो बहुत बना ही लेते हैं, राइट। एक्सटर्नल ट्रेड वाज कैरिड बिटवीन साउथ इंडिया एंड ग्रीक किंगडम्स। आफ्टर द ascendancy of Roman Empire, the Roman trade assumed importance. The port city of Puhar became an emporium of foreign trade as big ships entered this port with precious goods. पुहार किसकी पोर्ट सिटी है? चोलों की पोर्ट सिटी है, ठीक है। दैट मीन्स ये कहां पर है? ये ईस्टर्न साइड यानी कि कोरोमंडल कोस्ट में, ठीक है। तो कोरोमंडल का इंपॉर्टेंट पोर्ट क्या आ गया? पुहार। अदर पोर्ट्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी इंक्लूड टोंडी वेस्ट कोस्ट, मुजीरी वेस्ट कोस्ट, कोरकाई सदर्न टिप, उसके अलावा अरिकामेडू सदर्न टिप, मोरकनम ये ईस्ट कोस्ट आ गया, ठीक है। द ऑथर ऑफ पेरिप्लस, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन सारे पोर्ट्स के बारे में या मैक्सिमम पोर्ट्स के बारे में जानकारी कहां से मिल रही है हमें? पेरिप्लस ने बताया। प्रोवाइड द मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन फॉरेन ट्रेड्स, 18 पोर्ट्स इसने बताए हैं इंडिया के। प्लेंटी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स इशूड, निमिस्मेटिक्स मिलता है हमें बाय रोमन एम्परर लाइक ऑगस्टस, टाइबेरियस एंड नीरो was found in all parts of तमिलनाडु। तो रोमन कॉइन्स हमें मिल रहे हैं, यहां से पता चलता है कि रोमन ट्रेड was prevalent. The main exports of Sangam age were cotton fabric, spices like pepper, ginger, cardamom, cinnamon,
टर्मरिक, आइवरी प्रोडक्ट्स, पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स। सो मेजर एक्सपोर्ट्स ये हैं, ठीक है, जिसमें से आप कह सकते हैं कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस और हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से बना हुआ सामान, चाहे लकड़ी पे, मेटल पे, प्रेशियस स्टोन्स पे या आइवरी पे, ठीक है। उसके अलावा वहां से क्या क्या आ रहा है, तो गोल्ड आ रहा है, घोड़े आ रहे हैं, स्वीट वाइन आ रही है, ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स, फिग्स वगैरह वो सब। ये है वो इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज मैंने आपको बताया ना। जूम करके देखते हैं यहां पर हम, देखिएगा, टिंडी, मुजीरी, नेलसिंडा, केप कोमरी, कोराइकल, कलपत्तनम, उरायूर, पौंडीचेरी, और इस साइड देखिए ऊपर नौरा, जिसको कन्नानौर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज हैं, ध्यान रखना आपको इस मैप को, ठीक है। और इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट्स भी बताएं, यहां पर देखिए इधर रेड सी में, ठीक है, रेड सी से इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज, उसके अलावा पर्शियन गल्फ में भी इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज बताई गई हैं, मकरान में भी। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैप बन जाता है, ठीक है। डिटेल में पढ़िएगा इस मैप को। आगे बढ़ते हैं। एंड ऑफ संगम एज, संगम एज खत्म कैसे हुई, अब हमें यह समझना है, राइट। द संगम पीरियड स्लोली विटनेस इट्स डिक्लाइन टुवर्ड द, मैंने बोला ना कि चेरों को एब्जॉर्ब किया चोलों ने, तो ये एक बन गया, और फिर पांड्यों ने एब्जॉर्ब किया व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ चोल, ये पूरा एब्जॉर्ब किया पांड्यों ने। एंड देन काल भ्रास जो है वो पांड्यों के इस पूरे एम्पायर को एब्जॉर्ब कर गए, राइट। The Sangam period slowly witnessed its decline toward the end of 3rd century CE. Thereafter, the Kalbharas occupied the Tamil region for about 2.5 centuries. So 3rd से लगभग 6th century तक कालभरास के कंट्रोल में रहा। फिर उसके बाद पल्लव डेवलप हुए धीरे धीरे, ठीक है। देयर इज लिटल इंफॉर्मेशन अबाउट कालभरा रूल, कालभरास के बारे में बहुत कम जानकारी है, लिटरेरी सोर्स तो ये लोग छोड़कर ही नहीं गए ज्यादा, राइट। हम ये कह सकते हैं जैनिज्म, बुद्धिज्म बिकेम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। कालभरास के समय जो श्रमणिक धर्म है, जैनिज्म, बुद्धिज्म और आजीविका, ये प्रोमिनेंट हो गया, ये हम जानते हैं। द पल्लवास इन नॉर्दर्न तमिलनाडु एंड पांड्याज इन सदर्न तमिलनाडु ड्रोव द कालभरास आउट ऑफ तमिल रीजन एंड एस्टेब्लिश देयर रूल। और इन पल्लवों, पांड्यों, चेरों को फिर चोलों ने एब्जॉर्ब किया, और हमें सेकेंड फेज ऑफ चोल एम्पायर देखने को मिलता है, ठीक है, जो हमने पढ़ा है आगे। हमने मतलब मेडिवल हिस्ट्री वाली जो सीरीज है, अर्ली मेडिवल में मैंने आपको इंपीरियल चोला करा दिया, वहां पर ये पूरा जिक्र आ जाता है। तो आज हमने संगम एज पढ़ा। संगम एज में हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, टर्मिनोलॉजी, इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, इन सारे पॉइंट्स पर ध्यान दिया। इकोनॉमी पर, उनकी सोसाइटी पर इंपॉर्टेंट निकलते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स निकल कर आए, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी निकल कर आई, बहुत सारी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री निकल कर आई। तो हमारे लिए ये सेशन फ्रूटफुल रहा। और मान के चलिए एक सवाल बनेगा इस सेशन में से, इस सेशन में से एक सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो अगर वो एक सवाल आप नहीं छोड़ना चाहते तो इस सेशन में दिए गए इस पूरी सारी स्लाइड कहां मिलेगी आपको, ये स्लाइड मिलेगी चौहान_सर_हिस्ट्री में, पीडीएफ मिल जाएगा आपको इस पूरे सेशन का। नोट्स बनाइएगा, एक भी टर्मिनोलॉजी नहीं छोड़नी है आपको। उसके अलावा 10% का डिस्काउंट चाहिए किसी भी कोर्स पर, जो भी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो कोड यूज करें चौहान_सर_हिस्ट्री। मेरी वीडियोस को आप लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव हैं, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ खत्म होता है आज का हमारा सेशन। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।